चलो, तो बेटा एक्ट का नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। और जब से ये कानून बना है इसमें बहुत लिमिटेड अमेंडमेंट्स आई हैं। इतना बहुत पुराना कानून है, लगभग 100 साल हो चुके हैं, है ना। फिर भी इसमें बहुत कम अमेंडमेंट है। मैं पहले भी बता चुका हूँ बेटा, गवर्नमेंट अमेंडमेंट सिर्फ उसी एक्ट में लेके आते हैं जिसमें गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है। रेगुलर अमेंडमेंट्स आते हैं इसमें, जैसे इनकम टैक्स एक्ट है, जीएसटी में हर महीने ही चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, कस्टम्स होते हैं, तो जिसके अंदर गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिल रहा होता है वो लगातार चेंज होते रहते हैं। या फिर जो बहुत ज्यादा गलत है, जिसमें डिस्प्यूट बहुत ज्यादा आ रहे होते हैं। ठीक है, ये सेटल्ड लॉ है और इसके अंदर गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी कुछ खास इन्वॉल्व नहीं है, तो गवर्नमेंट ने इसके अंदर चेंजेस करने बंद कर रखे हैं, बिल्कुल जीरो। तो तुम देखोगे इसमें कुछ लिमिट्स तो ऐसी लिखी हुई हैं जो आज की डेट के हिसाब से बिल्कुल रिडंडेंट है, जिनका कोई मतलब ही नहीं। ये लिमिट है भी क्यों? चलो जी। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, तो बेटा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर अप्लाई होगा, यानी कि यह भी एग्रीमेंट ही है। जितने भी रूल्स आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर पढ़े थे कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए चाहिए, वो सारे रूल्स यहां पर भी पूरे होने चाहिए। पार्टीज कंपीटेंट होनी चाहिए, ठीक है, अपनी मर्जी फ्री कंसेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो पार्टनरशिप अगर बनानी है तो पार्टनरशिप रिजल्ट ही अग्रीमेंट से करेगी। किससे रिजल्ट कर सकती है? एग्रीमेंट। बिना एग्रीमेंट के, अब वो एग्रीमेंट रिटर्न में है या नहीं है इसकी बात नहीं कर रहे हो, एग्रीमेंट तो ओरल भी हो सकता है, लेकिन बिना एग्रीमेंट के पार्टनरशिप नहीं बन सकती। ठीक है, एक पिताजी का बिजनेस था किसी का, उनकी डेथ हो गई, उसके बाद दो भाई थे, दोनों भाइयों ने मिलकर दुकान चलाना शुरू कर दिया, बिजनेस चलाना शुरू कर दिया। क्या ये पार्टनरशिप? ये पार्टनरशिप नहीं, क्योंकि ये एग्रीमेंट्स के थ्रू नहीं बनी है। ये तो बाय एक्ट ऑफ लॉ बन रही है। एक तरीके से कानून इस तरीके का है कि सक्सेशन होगी, बच्चों के पास चला जाएगा, तो ये उनके स्टेटस की वजह से बन रहा है कि वो मिस्टर एक्स के बच्चे थे। ठीक है, तो यहां पर एग्रीमेंट नहीं है, तो बिना एग्रीमेंट के पार्टनरशिप नहीं बनेगी। तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है? पार्टनरशिप की डेफिनेशन होती है बेटा, अ रिलेशन बिटवीन पर्सन। अ रिलेशन बिटवीन पर्सन, तो एक व्यक्ति नहीं है, कम से कम दो या दो से ज्यादा व्यक्ति होने चाहिए। किस चीज का रिलेशन है? एग्रीज टू शेयर द प्रॉफिट्स। जो एग्री कर रहे हैं, रिलेशन है किस चीज का? एग्री कर रहे हैं। एग्री करे मतलब एग्रीमेंट है, कोई ना कोई आपस में बातचीत हुई है, लिखित में कुछ ना कुछ व्यवहार हुआ है। विथ एग्रीज टू शेयर द प्रॉफिट्स, कि प्रॉफिट का बंटवारा करेंगे ऑफ अ बिजनेस। टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस, तो बिजनेस भी होना चाहिए। बिना बिजनेस के भी पार्टनरशिप नहीं बनेगी। दो लोगों ने मिलकर एग्रीमेंट करा, लैपटॉप खरीद लिया, कह रहे एक दिन तू यूज करियो एक दिन मैं यूज करूंगा, क्या ये पार्टनरशिप है? नहीं, ये को ऑनरशिप है। ये पार्टनरशिप नहीं है, क्योंकि इसमें कोई बिजनेस नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने लैपटॉप लिया था, भाई हम दोनों मिलकर पैसे डालते हैं, लैपटॉप लेते हैं, लैपटॉप ना किराए पे दिया करेंगे, पैसे बनाएंगे, आधे आधे बांट लेंगे, ये क्या है? बिजनेस। तो अगर ऐसी कोई ट्रांजेक्शन है फिर तो वो बिजनेस है, और अगर बिजनेस है तो पार्टनरशिप बन सकती है। विदाउट बिजनेस देयर विल बी नो पार्टनरशिप, क्योंकि अल्टीमेट जो पर्पस है पार्टनरशिप का वो है शेयर ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट बांटना है। ठीक है, और प्रॉफिट तो तभी डिराइव होगा ना जब बिजनेस होगा, क्योंकि बिजनेस का ही पर्पस प्रॉफिट होता है। अगर मैंने सेवा भाव से दो लोगों ने मिलकर बोला यार पैसे मिलाते हैं, किसी की सेवा करनी है, किसी की हेल्प करनी है, किसी की मदद करनी है, वो पार्टनरशिप नहीं है, क्योंकि वहां पर उनका मोटिव प्रॉफिट कमाने का नहीं। तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है? पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू, नहीं, पर्संस, बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड। किस चीज के लिए एग्री कर रहे हो? टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। सभी मिलके भी चला सकते हैं एक साथ, और ऐसा भी हो सकता है कि चार पांच पार्टनर है, लेकिन उनके बिहाफ पे सिर्फ दो ही पार्टनर रोज जाते हैं, बिजनेस संभालते हैं, देख रेख करते हैं, और अगर बाद में कुछ प्रॉफिट होता है तो आपस में बांट लेते हैं। रेशो कम हो सकती है, जो नहीं आते उनकी रेशो कम हो सकती है ना। हमने पढ़ रखा है पार्टनरशिप एक्ट, तुमने सवाल भी करे हैं पहले अकाउंट्स के अंदर। तो पार्टनरशिप के अंदर रेशो 3:2:1 हो सकती है। जो सबसे ज्यादा काम कर रहा है उसका शेयर ज्यादा हो सकता है, जो सबसे ज्यादा कैपिटल डाल रहा है उसका शेयर ज्यादा हो सकता है। डिपेंड करता है उन्होंने आपस में किस तरीके से वो डिसाइड किया है। सर सैलरी बेस पे भी हो सकता सैलरी बेस पे सिर्फ नहीं हो सकते, पार्टनर बनना है तो प्रॉफिट शेयरिंग मस्ट है। है, जैसे इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग है तो उसने उसके ऊपर चला और जो बिजनेस कैरी ऑन कर रहा है वो रेमुनरेशन ले सकता है, सैलरी ले सकता है। हाँ, लेकिन जो बिजनेस चला रहा है, ध्यान रखना, सैलरी लेने का अधिकार हर पार्टनर को नहीं है। पढ़ेंगे हम इस पूरे एक्ट के अंदर, बड़े सारे अधिकार और ड्यूटीज हमको मिलेंगे। ठीक है, तो फिलहाल पार्टनरशिप क्या है? तो पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप की डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर फर्म की और फर्म नेम की भी पढ़ेंगे। तो पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन, तो रिलेशन है बिटवीन पर्सन। तो पर्सन मतलब कम से कम कितने लोग होने चाहिए? दो या उससे ज्यादा होने चाहिए।
हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस, तो हु हैव अग्रीड, तो उनके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए किस चीज का, टू शेयर द प्रॉफिट्स, और प्रॉफिट्स कहां से आएंगे, बिजनेस से, और बिजनेस कौन चलाएगा सर, सारे मिलके भी चला सकते हैं, कैरिड ऑन बाय ऑल, या फिर उनके बिहाफ पर कोई एक या दो व्यक्ति भी चला सकते हैं, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, सबके बिहाफ पे चला रहा है, ऐसा नहीं सिर्फ अपने लिए चला रहा है। मान लो ए बी और सी की पार्टनरशिप है, बी और सी आते नहीं है, ए बिजनेस चलाता है जिसके लिए वो सैलरी भी लेता है, तो ए ने अगर कोई डिसीजन लिया, ए ने अगर कोई काम किया, किसी थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, तो उस पूरे काम के लिए लायबल कौन भी होंगे, बी और सी भी होंगे, क्योंकि पार्टनर तो वो भी है ना, बेशक से साइन किसने करे हैं, ए ने करे हैं, कॉन्ट्रैक्ट किसने एंटर किया है, ए ने करा है, लेकिन वो किसके बिहाफ पे काम कर रहा है, बी एंड सी, तो जो भी पार्टनर्स हैं वो एक दूसरे के बिहाफ पे काम करते हैं, मैंने काम किया, मेरे काम से बाकी के पार्टनर लायबल, मेरे पार्टनर्स ने बिजनेस से रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन करी, मैं भी लायबल, यानी कि मैं काम करता हूं तो मैं एजेंट की तरह काम कर रहा हूं और वो प्रिंसिपल है, लायबल हो जाएंगे, और अगर वो काम करते हैं तो वो एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, मैं प्रिंसिपल हो जाऊंगा, मैं लायबल हो जाऊंगा, यानी कि इसको बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी, क्या बोलते हैं इसको, बेटा इस पूरे एक्ट में हर पॉइंट पे आपको ये शब्द मिलेंगे, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, क्योंकि पार्टनरशिप का टेस्ट ही यही है, अगर आपको चेक करना है कि इन लोगों के बीच में पार्टनरशिप है या नहीं है, तो आपको यही देखना है कि क्या एक व्यक्ति अपने काम से दूसरे व्यक्ति को बाध्य लायबल कर सकता है या नहीं कर सकता, क्या दूसरा भी अपने काम से इसको लायबल कर सकता है कि नहीं कर सकता, अगर बेटा दो सभी लोग एक दूसरे को अपने काम से लायबल कर सकते हैं, तो मैं भी इसका एजेंट, ये मेरा प्रिंसिपल, ये भी मेरा एजेंट, मैं इसका प्रिंसिपल, हर पार्टनर एक दूसरे का प्रिंसिपल भी है, एजेंट भी है, उसके काम के लिए लायबल भी है, अपने काम से उसको लायबल भी कर सकता है, अगर ऐसा नहीं होता तो पार्टनरशिप नहीं है। पार्टनरशिप का टेस्ट ही यही है कि अगर आपको चेक करना है कि पार्टनरशिप है या नहीं है, सर सारी कंडीशन पूरी नहीं करनी होती, सारी कंडीशन पूरी करनी होती है, लेकिन सारी कंडीशन पूरी हो रही हो, सिर्फ ये पूरा ना हो रहा हो, तो म्यूचुअल, तो आपकी पार्टनरशिप बिल्कुल नहीं बनेगी, ठीक है। तो जो मेन कंडीशन है, ट्रू टेस्ट क्या है, आप किसी व्यक्ति को देख के कैसे बोलोगे कि ये पार्टनर है या नहीं, सर क्या इसका हमारे साथ कोई एग्रीमेंट है, हाँ हमारे साथ बात हुई थी, ये प्रॉफिट का 10% लेगा, ठीक है, सर क्या ये प्रॉफिट का हिस्सा ले रहा है, हाँ एग्रीमेंट भी है, प्रॉफिट का हिस्सा भी ले रहा है, वो प्रॉफिट कहां से आ रहा है, बिजनेस से आ रहा है, हाँ बिजनेस कौन चला रहा है, मैं चला रहा हूँ, हाँ बाकी सारे पार्टनर्स के बिहाफ पे चला रहा हूँ, लेकिन क्या ये आपके डिसीजन से लायबल हो जाता है, नहीं, ऐसे व्यक्ति होते हैं जो सारी शर्तें पूरी कर रहे होंगे, आपके साथ एग्रीमेंट भी होगा, प्रॉफिट का हिस्सा भी ले रहे होंगे, आप बिजनेस भी कर रहे हो, बिजनेस से ही तो प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन फिर भी वो आपके काम से लायबल नहीं होते, यानी कि वो पार्टनर नहीं है, वो सिर्फ प्रॉफिट में इंटरेस्टेड, किसमें इंटरेस्टेड है, प्रॉफिट। तो ऐसे व्यक्तियों को क्या बोलते हैं बेटा, ऐसे व्यक्तियों को बोलते हैं जो प्रॉफिट में तो है बट वो पार्टनरशिप में नहीं है, उनको बोलते हैं नॉन पार्टनरशिप इंटरेस्ट होल्डर, नॉन पार्टनरशिप इंटरेस्ट, इनका बिजनेस के प्रॉफिट में इंटरेस्ट है, पार्टनरशिप में इंटरेस्ट नहीं। ये कैसे जैसे तुमने बेटा 11वीं कक्षा के अंदर फाइनल अकाउंट बनाए थे और उस वाले चैप्टर के अंदर एक आता था मैनेजर्स कमीशन 5%, बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग, उसको छोड़ दो, अब मैनेजर का हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट है कि वो 5% कमीशन लेगा, प्रॉफिट का लेगा, तो प्रॉफिट की हिस्सेदारी होगी उसके साथ, 5% का हिस्सा उसके पास जाने वाला है ना मेरे प्रॉफिट का, और मेरा बिजनेस है, बिजनेस से वो प्रॉफिट डिराइव हो रहा है, तो क्या वो मेरा पार्टनर है, सारी शर्त तो पूरी कर रहा है लेकिन पार्टनर नहीं। ऐसे ही एक मेरा पार्टनर था, एक्स वाई जेड की फर्म थी, एक्स की डेथ हो गई, उसका एग्जीक्यूटर आ जाता है डेथ के केस, प्रॉफिट का हिस्सा लेने कौन आता है, एग्जीक्यूटर, तुमने बनाया होगा एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट, पार्टनरशिप अकाउंट बनाया होगा, तो वो एग्जीक्यूटर आ गया प्रॉफिट का हिस्सा लेने, मेरे पापा के प्रॉफिट का हिस्सा दो, मैंने उसको प्रॉफिट का हिस्सा दिया, बट क्या वो एग्जीक्यूटर मेरा पार्टनर है, मैंने किसी व्यक्ति की जमीन ली, मैंने कहा भाई साहब बिल्डिंग चाहिए रेंट पे, कहता है रेंट फिक्स नहीं लूंगा, आपके प्रॉफिट का 10% लूंगा, एग्रीमेंट हो गया, बिजनेस भी है, प्रॉफिट भी है, प्रॉफिट का 10% कौन ले रहा है, लैंडलॉर्ड, तो क्या उसका वो मेरा पार्टनर हो गया, नो, क्या वो मेरे काम से लायबल होएगा, नो, मैंने किसी से पैसे उधार लिए बिजनेस में डालने के लिए, ठीक है, कह रहा प्रॉफिट का 10% लूंगा, ब्याज फिक्स नहीं लेता, जितना प्रॉफिट होगा जितना कमाओगे उसका 10% दे देना,
तो मनी लेंडर्स को अगर आप प्रॉफिट का हिस्सा दे रहे हो तो फिर वो क्या आपका पार्टनर बन जाएगा? प्रॉफिट के शेयर हो सकते हैं, प्रॉफिट को शेयरिंग करने वाले लोग हो सकते हैं, लेकिन उनका आपके पार्टनरशिप बिजनेस पार्टनरशिप में कोई इंटरेस्ट, तो उनको क्या बोलते हैं हम? नॉन पार्टनरशिप इंटरेस्ट होल्डर्स। क्या है? तो ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप भी हम आगे पढ़ेंगे। सर पता कैसे चलेगा कि पार्टनरशिप है या नहीं? तो बेटा सब कुछ एक साइड रख लो और चेक क्या करो, म्यूचुअल एजेंसी, क्या हर व्यक्ति एक दूसरे के पार्टनर है, वो एजेंट है और प्रिंसिपल है या नहीं? अच्छा, दूसरी डेफिनेशन सर, पार्टनर कौन होते हैं? बेटा पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या होता है? देखो, एक होते हैं फर्म, एक होता है पार्टनर। जब तक मान लो ए बी और सी की फर्म है, तो ए बी और सी इंडिविजुअली पार्टनर्स है। क्या है? मैं ए को बोलूंगा ए कौन? पार्टनर। बी कौन? पार्टनर। सी कौन? पार्टनर। लेकिन ए बी और सी अगर तीनों एक साथ खड़े हो जाए, मैं उनको पता है क्या बोलूंगा? ऑल द पर्सन्स हु हैव एंटर्ड इनटू द पार्टनरशिप आर इंडिविजुअली कॉल्ड एज पार्टनर एंड कलेक्टिवली कॉल्ड एज फर्म। तो इसका मतलब सर, क्या फर्म की कोई सेपरेट लीगल आइडेंटिटी नहीं होती कि फर्म अलग है पार्टनर अलग है? फर्म से पार्टनर ने कुछ भी खरीद लिया बेच लिया, फर्म के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, फर्म का कोई सेपरेट लीगल आइडेंटिटी नहीं है, फर्म कोई लीगल पर्सन नहीं है कानून की नजरों में। तो पार्टनरशिप फर्म एग्जिस्ट भी नहीं करती। तो अगर आपने एक फर्म बनाई है और आपकी फर्म के थ्रू आपने कोई काम किया है, वो काम गलत हो गया, आपकी फर्म पे कोई केस करना चाहता है, तो केस फर्म पे नहीं होता, वो पार्टनर्स पे होता है सीधा। दो में एग्जिस्ट क्यों नहीं करते? क्योंकि कानून ने बेटा इसको पैदा नहीं करा ना, ये तो एग्रीमेंट के थ्रू बन रही है बस। तुम लोगों ने बोला मैं अलग काम नहीं करता, मैं अकेला काम कर रहा हूं, तो क्या मैं अलग, मेरा जैसे हम अकाउंट्स में पढ़ते हैं बिजनेस कॉन्सेप्ट होता है, बिजनेस अलग होता है, प्रोपराइटर अलग होता है। अकाउंट ऐसा तुमको अकाउंट में बताया जाता है कि बिजनेस की बुक्स बनी है, लेकिन कानून की नजरों में क्या तुम्हारा बिजनेस अलग हो जाएगा? तुम दुकान पे बैठ के कोई काम करोगे और तुम बोलोगे केस करना है तो बिजनेस पे करो, मेरी क्या गलती? ऐसे हो सकता है? कानून की नजरों में आप और आपका बिजनेस अलग नहीं है प्रोपराइटरशिप के केस में। सेम काम पार्टनरशिप में, बस पहले आप अकेले खड़े थे, अब आप दो लोगों ने मिलकर काम करना शुरू कर दिया एग्रीमेंट करके, तो वहां पर भी आपको सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं मिलता। सेपरेट लीगल स्टेटस कहां पर मिलता है? कॉर्पोरेट एंटिटी में, यानी कि कंपनीज में, एलएलपी में। तो इसके पास कोई सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं है। फर्म तो अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। फर्म में ऐसे लिखा जाता है, दिस फर्म थ्रू इट्स पार्टनर, दिस फर्म थ्रू इट्स पार्टनर। तो एग्रीमेंट भी फर्म के बिहाफ पे कौन करते हैं? पार्टनर्स करते हैं। फर्म की प्रॉपर्टी, फर्म तो है ही नहीं कानून की नजरों में, तो फर्म की संपत्ति कैसे हो सकती है? फर्म की संपत्ति पार्टनर्स की जॉइंट संपत्ति होती है, जॉइंट प्रॉपर्टी बोलते हैं, क्योंकि फर्म अलग से एग्जिस्ट नहीं करती। अगर कोई व्यक्ति ए बी और सी के ऊपर कंबाइंड केस कर दे, तो आप बोल सकते हो कि फर्म पे केस हुआ है, क्योंकि ए बी सी एंड आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज फर्म। ए पर अलग भी हो सकता है, बी पर अलग भी हो सकता है, सी पर अलग भी हो सकता है। कंपनी में ऐसा नहीं होता। कंपनी में अगर केस होता तो कंपनी पे होता है, शेयर होल्डर पे नहीं होता। कंपनी के पास क्या होता है? सेपरेट लीगल स्टेटस। कंपनी के पास होता है सेपरेट आइडेंटिटी, है ना, डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर। पार्टनरशिप में नहीं। कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। पर्सन्स हु हैव एंटर्ड इनटू द पार्टनरशिप विद वन अनदर आर कॉल्ड इंडिविजुअली पार्टनर्स एंड कलेक्टिवली अ फर्म, एंड द नेम अंडर व्हिच देयर बिजनेस इज कैरिड ऑन इज कॉल्ड एज द फर्म नेम। जिस नाम के नीचे वो काम कर रहे हैं, उन्होंने बनाया अल्फा, अल्फा एंड कंपनी, तो अब वो कंपनी वाला वो कंपनी लिमिटेड वाला कंपनी की नहीं है, अल्फा एंड कंपनी। जैसे मेरी फर्म का नाम है राजेश मदन लाल एंड कंपनी, तो इसका मतलब प्राइवेट लिमिटेड थोड़ी, तो कंपनी हम लिख देते हैं। तो वो क्या बन गई? पार्टनरशिप है। तो अल्फा एंड कंपनी के पार्टनर्स है ए बी और सी। तो अगर केस होएगा तो किस पे होएगा? ए बी एंड सी पर होगा। कॉन्ट्रैक्ट भी कैसे होगा? ऐसे लिखा जाएगा, अल्फा एंड कंपनी एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट थ्रू इट्स पार्टनर्स। तो अल्फा एंड कंपनी फर्म नेम है, उसके ए बी और सी पार्टनर है। ए बी और सी को कलेक्टिवली क्या बोल सकते हैं? फर्म। तो सर पार्टनरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एलिमेंट्स क्या है? वही जो आपने ऊपर डेफिनेशन से पढ़ा बेटा, वही कैरेक्टरिस्टिक्स है, वही उसके एलिमेंट है। देखो एलिमेंट के अंदर देखो क्या लिखा हुआ है, पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन। तो पहला पॉइंट यही था, रिलेशंस बिटवीन पर्संस। द पार्टनरशिप मस्ट बी रिजल्ट ऑफ एन अग्रीमेंट एंटर्ड इनटू बाय ऑल द पर्सन कंसर्न। तो एग्रीमेंट होना चाहिए, बिना एग्रीमेंट के पार्टनरशिप बन भी नहीं सकती, किसी भी स्टेटस की वजह से नहीं बन सकती। पार्टनरशिप इज ऑर्गेनाइज्ड टू कैरी ऑन सम बिजनेस। पार्टनरशिप अगर आपने बनाई है तो बेटा उसका काम क्या है? बिजनेस चलाना है भाई। बिजनेस के लिए ही फर्म नहीं। सर हमने अगर किसी की सेवा करनी हो, हमने समाज कल्याण के कार्य करने हो, क्या उसको आप पार्टनरशिप फर्म बोल सकते हो? नहीं, क्योंकि वहां पर आपका मोटिव प्रॉफिट का नहीं है, बिजनेस का नहीं है।
समाज कल्याण के काम करने, आप ट्रस्ट बनाओ, सोसाइटी बनाओ, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाओ, ऐसा काम करो। पार्टनरशिप इज ऑर्गेनाइज्ड टू कैरी ऑन सम बिजनेस। बिजनेस होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, और उसमें एक बेटा कन्फर्म है क्या होना चाहिए, शेयर द प्रॉफिट्स। जो भी पार्टनर होंगे वो प्रॉफिट के हिस्सेदार होंगे, जो भी पार्टनर होंगे वो प्रॉफिट के हिस्सेदार होंगे। प्रॉफिट शेयर किए बिना कोई पार्टनर नहीं हो सकता। पार्टनर बनना है, प्रॉफिट शेयर करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान से देख क्या लिखा है, शेयर द प्रॉफिट्स, लॉस नहीं है। सर क्या ऐसा हो सकता है कि एक पार्टनर लॉस शेयर ना करे? हो सकता है, क्योंकि तुमने बेटा अकाउंट में सवाल भी करे, जब एडमिशन ऑफ पार्टनर होता था, पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, गारंटीड पार्टनर बोलते थे तुम उसको, है ना। तो आता था भाई तो प्रॉफिट का हिस्सा, प्रॉफिट इतना तो लूंगा ही लूंगा, नहीं होगा तो भी लेगा वो प्रॉफिट। ठीक है, तो शेयर द प्रॉफिट कंपलसरी है, लॉस के लिए कोई बात लॉ में नहीं लिखी है, तो लॉस का शेयरिंग कंपलसरी नहीं है। यानी कि ऐसा हो सकता है एक व्यक्ति आए जो प्रॉफिट तो शेयर करता है लेकिन लॉस शेयर नहीं करता। बिना कैपिटल के पार्टनर बन सकते बिना कैपिटल के पार्टनर नहीं बन सकते। हैं। और कोई किसी की अच्छी गुडविल हाँ, उसको नॉमिनल पार्टनर बोलते हैं बेटा। आपकी किताब के अंदर जो डेफिनेशन लिखी हुई है गलत लिखी हुई है, अभी करेक्ट करवाऊंगा। ठीक है, ही, उसको नॉमिनल कैपिटल लगानी पड़ेगी। ठीक है, वो 10 रुपए हो सकते हैं, 100 रुपए हो सकते हैं, उसको नॉमिनल प्रॉफिट शेयर करना पड़ेगा। और दोनों बातें किताब के अंदर उल्टी लिखी हुई है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रैक्टिकली हो सकता है वो अमाउंट रीजनेबल भी ना हो, आपको लगता है सर मैं इसको 1 रुपए का प्रॉफिट दूंगा, 1 रुपए की कैपिटल लूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट लिखना तो पड़ेगा ना। कैपिटल कैसे लिखोगे? पार्टनर को दिखाने के लिए कैपिटल चाहिए ना। कैपिटल नहीं डाली उसने, कैसे आएगा बैलेंस शीट में? नहीं आएगा ना वो पार्टनर, फिर गड़बड़ हो जाएगी। पार्टनर, ऐसा आप चलो मान भी लेते हैं कि उसने कैपिटल नहीं डाली लेकिन प्रॉफिट शेयर नहीं करता, ऐसा पार्टनर हो सकता है? क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, द एग्रीमेंट मस्ट बी टू शेयर द प्रॉफिट। पार्टनर बिना प्रॉफिट शेयर किए हो ही नहीं सकता कोई। ठीक है, और अभी आप किताब के अंदर देखेंगे लिखा हुआ मिलेगा, ही डज नॉट शेयर द प्रॉफिट। वो पार्टनर कैसे हो जाएगा नॉमिनल पार्टनर? वो गलत है, वो करेक्ट नहीं। हम उसमें क्या लिखते हैं, ही शेयर द नॉमिनल प्रॉफिट, ही ओनली शेयर्स नॉमिनल, बहुत थोड़ा सा अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, लेकिन प्रॉफिट तो लेना पड़ेगा। द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अगर मैं कैपिटल वाले पॉइंट को हटा भी देता हूं तो भी प्रॉफिट वाला बात तो पक्की पक्की इसमें गलत लिखी हुई। तो कम से कम कितने लोग होने चाहिए सर? 2 लोग, कम से कम 2 लोग होने चाहिए बेटा। पहले भी 2 लोग ही थे पहले, लेकिन अपर लिमिट हमारे पास थी, इसी एक्ट में लिखी हुई थी। अपर लिमिट, अपर लिमिट कितनी लिखी थी बेटा पार्टनरशिप एक्ट के अंदर, कि अगर आपको नॉर्मल पार्टनरशिप बिजनेस करना है तो 20 लोग हो सकते हैं, और अगर आपको बैंकिंग का बिजनेस करना है पार्टनरशिप के अंदर तो आपके पास कितने लोग हो सकते हैं? 10 लोग हो सकते हैं। पहले होते थे, लेकिन बाद में अभी ये नया कंपनीज एक्ट 2013 आया तो उसका प्रभाव इसके ऊपर पड़ा। ठीक है, इसके अलावा भी और प्रभाव थे, जैसे बैंक बनाने के लिए बेटा कंपनी ही बनानी पड़ती है, पार्टनरशिप के अंदर अब बैंक खुलते ही नहीं। बैंक अगर खोलना है तो क्या बनानी पड़ेगी? कंपनी। पार्टनरशिप के अंदर अब बैंक ओपन नहीं हो सकते, तो इसका मतलब बैंकिंग कंपनी वाला जो क्लोज था कि 10 पार्टनर होने चाहिए, वो तो चक्कर ही खत्म हो गया। दूसरा, फिर उसमें लिखा होता कि 20 पार्टनर हो सकते हैं मैक्सिमम, तो वो लिमिट उसमें से हट गई। क्यों हट गई? क्योंकि पहले कंपनीज एक्ट के अंदर 20 लोगों की लिमिट होती थी इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन की, लेकिन अब कंपनीज एक्ट में क्या लिखा हुआ है कि कोई भी अगर एसोसिएशन है, 2 या 2 से ज्यादा लोगों की है, जिसमें मैक्सिमम 50 लोग हो सकते हैं, 50 से अगर ज्यादा लोग हैं और वो इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, यानी कि उसने कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी नहीं लिया, ना तो एलएलपी बनाई ना उसने कंपनी बनाई, तो अगर उसने इनकॉर्पोरेशन नहीं करवाया है, कॉर्पोरेट एंटिटी नहीं बनाई है, तो वो इनलीगल एसोसिएशन होती है। कैसी एसोसिएशन बोलते हैं उसको? इलीगल। तो इस वाले पार्टनरशिप एक्ट में कहीं पे नहीं बताया कि मैक्सिमम कितने लोग होने चाहिए, लेकिन कंपनीज एक्ट में बताया हुआ है कि 50 से ज्यादा लोगों की एसोसिएशन जो कि इनकॉर्पोरेटेड नहीं है वो इलीगल एसोसिएशन है। इसका मतलब पार्टनरशिप भी इनकॉर्पोरेटेड तो नहीं है, रजिस्टर्ड होती है, इनकॉर्पोरेटेड नहीं होती। ठीक है, तो कॉर्पोरेट एंटिटी नहीं होती, तो जब कॉर्पोरेट एंटिटी नहीं है तो 50 से ज्यादा, तो कंपनीज एक्ट में क्या लिखा है, 50 से ज्यादा लोगों की अन इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी को, नॉन कॉर्पोरेट्स को हम इलीगल एसोसिएशन बोलेंगे। तो फिर तो ये इलीगल हो जाएगा ना 50 से ऊपर, तो इसलिए आपकी अपर लिमिट कितनी है? 50। एग्रीमेंट होना चाहिए सर, एग्रीमेंट से ही पार्टनरशिप बनेगी, स्टेटस से नहीं बनेगी। जैसे मैंने भी एग्जांपल दिया कि एक व्यक्ति था, उसकी डेथ हो गई, उसकी डेथ के बाद 2 बच्चों ने मिलकर बिजनेस संभालना शुरू कर दिया,
कोर्ट का ऑर्डर आ गया कि तो कोर्ट के ऑर्डर की वजह से 3-4 लोगों को मिलके, मान लो फैमिली का कोई बंदा था, कोर्ट का ऑर्डर आ गया कि भाई 4 लोग मिलके चलेंगे, कोर्ट के ऑर्डर की वजह से करना पड़ रहा है, उनका आपस में कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं है, तो ये स्टेटस से हो रहा है। So it may be observed that a partnership must be result of an agreement between two or more persons. There must be an agreement entered into by all the persons concerned. This element relates to voluntary contractual relationship of the partnership. Thus, the nature of partnership is voluntary and contractual. An agreement from which relationship of partnership arises may be expressed. It may also be implied from the act done by the partners. Implied कैसे होता है बेटा? कई समय से काम चल रहा है, उनके रिलेशन का मतलब उनके बीच में टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, तो उनके टर्म्स एंड कंडीशन हो सकता है उन्होंने जब एग्रीमेंट किया था, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह था कि चलो बिजनेस करते हैं, उस समय उन्होंने सारी बातें डिस्कस नहीं करी थी, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे बिजनेस इवॉल्व होता गया, समय बीतता गया, आपस की ट्रांजेक्शन समझ में आ गया कि हाँ ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। इसको हम क्या बोलते थे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर? बार बार बोलते थे, सेल्स ऑफ गुड्स में भी बोलते थे, यूजेज ऑफ ट्रेड बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं? तो जैसा चलता है वैसा वो चलता रहेगा, वो टर्म्स एंड कंडीशन धीरे धीरे इवॉल्व हो सकती है। जैसे आपने डीड में कहीं नहीं लिखा था कि बिजनेस के सारे कॉन्ट्रैक्ट ए हैंडल करेगा, लेकिन जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है ए ही साइन करता है, बी उसको बोलता है भाई आप साइन करो, इसका मतलब आगे भी कौन साइन करता रहेगा? ए साइन करता रहेगा, तो ये उनके बीच में एक टर्म्स एंड कंडीशन ऑटोमेटिकली इवॉल्व हो गई है, आगे भी इंप्लाइड हो जाएगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं? An agreement from which the partnership relationship of partnership arises may be expressed. It may also be implied from the act done by the partners and from a consistent course of conduct. Consistent मतलब लगातार ऐसा होता आया है, तो इससे आपकी टर्म्स एंड कंडीशन डिफाइन हो गई है, उस समय लिखा नहीं था, बट ऐसा होता आया तो आगे भी ऐसा होता रहेगा। जब भी प्रॉफिट का बंटवारा होने लगता है तो सारे पार्टनर मिलके, क्योंकि ए सारे कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री करता है, ए को सबसे पहले प्रॉफिट में से निकाल के 10,000 दे देते हैं, भैया 10,000 आप रखो, बाकी का प्रॉफिट बांटेंगे। एक उनका प्यार है ए से, वो रिस्पेक्ट करते हैं एक एक काम की, काम कर रहा है, वो सैलरी क्लियर है, सैलरी नहीं ले रहा या ले भी रहा है, लेकिन उनको उसका काम बढ़िया लगता है, तो बी और सी बोलते हैं भैया प्रॉफिट में से 10,000 रुपए आपके। कितना छोटा सा काम, इसके अंदर तो कोई ऑफेंस लेने वाली बात भी नहीं। मान लो लाख रुपए का प्रॉफिट है, बोलते भैया 10,000 आप रख लो, 90,000 को 3 हिस्सों में बांट दे, है कि नहीं? अब उन्होंने ऐसा कर रहे हैं, वो हर साल कर रहे हैं, तो ऐसा चलता जाएगा ना आगे, भैया अगली बार भी ऐसे ही होगा, पहला 10,000 किसका? ए का, फिर प्रॉफिट के 3 हिस्से। तुमको पता है गुजरात के अंदर जब पार्टनरशिप फर्म क्रिएट करते हैं ना, उसके अंदर वो गणेश जी को या कृष्ण जी को पार्टनर बना लेते हैं, वो बिजनेस क्रिएट करते हैं, तो उसके अंदर उनको पार्टनर बनाते हैं, उनका प्रॉफिट का शेयर डालते हैं। अब वो प्रॉफिट अब एक्चुअल में तो कहाँ जाएगा? वो दान धर्म के काम का प्रॉफिट, प्रॉफिट का 10%, अगर मान लो 10% काट के कान्हा जी पार्टनर है, तो इसका मतलब वो तो गुड लक के लिए होता है कि भैया भगवान ही जब पार्टनर है तो घाटा तो कैसे ही होगा, तो वो गुड लक के लिए बना लेते हैं उसको, 10% का पार्टनर है, तो इसका मतलब वो चैरिटी के लिए जाने वाला है। अब इसको कोई लॉ की कोई कानूनी तरफ से कोई मान्यता थोड़ी है, लेकिन ऐसा चलता है धंधे के अंदर, वहां पर होता है, तो वहां के कस्टम्स का पार्ट है। कभी इनकम टैक्स ऑफिसर ने आज तक उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं करा, ऐसा इधर नहीं आते हैं। ऐसा नहीं करते वो, उनको पता है देश की परंपरा है, ऐसा चलता जा रहा है, कस्टम्स है, रीति रिवाज है, चल रहा है तो चल रहा है, कोई वो क्वेश्चन भी नहीं करते कि ये कौन सा पार्टनर है भाई। अल्टीमेट भी होता है, होता होगा, अलग अलग देश अलग अलग जगह पर अलग अलग कल्चर हो सकता है, वहाँ पे सिर्फ 2 नंबर वाले होते हैं ना, वो सारे स्टेट को बनाते हैं। किसी को भी बना सकते हैं सारे 2 नंबर एक से भगवान जी के नाम से होते हैं, जितने भी देखोगे ना, वो जूते मकार वाली फर्म, वो भगवान है, लक्ष्मी ट्रेडर्स और बालाजी के नाम से सबसे ज्यादा काम करते हैं ऐसे लोग। कोई बात नहीं, प्रभु माफ करे सबको। So an agreement from which the relationship of partnership arises may be expressed. It may also be implied from the act done by the partners and from the consistent course of conduct being followed. लगातार जैसा काम होता रहे, आगे आगे होता रहेगा। Showing mutual understanding between them. आपस की समझ, आपस के समझौते ही तो है, एग्रीमेंट है क्या होती। अब धीरे धीरे आपको पता चल गया भैया हर साल हम सारे पार्टनर मिलकर 10,000 करेंगे, तो ऐसा आगे चलता भी रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसके अंदर कोई अलग से डिस्कशन की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। अग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, राइटिंग में भी हो सकता है। बिजनेस होना चाहिए बेटा, पर्पस आपका बिजनेस होना चाहिए। अगर आप बिजनेस नहीं कर रहे हो कोई भी, और आप सिर्फ धर्मार्थ कार्य कर रहे हो, मदद करने के लिए काम कर रहे हो, लोगों के उत्थान के लिए काम कर रहे हो, तो फिर वो बिजनेस में नहीं आ सकता। 4 लोगों ने मिलके क्लास क्लास थी, 50 लोग, 50 बच्चों की क्लास थी, और पार्टी करनी थी क्लास के अंदर, सभी बच्चों से पैसे कलेक्ट करे, 4 बच्चों ने टीम बनाई कि हम जाके सारी अरेंजमेंट करेंगे। पैसे कलेक्ट हुए, 50 बच्चों से 100-100 रुपए लिए, 5,000 रुपए इकट्ठे हो गए, खर्चा हुआ 4500 रुपए, 500 रुपए बच गए। क्या ये पार्टनरशिप है?
चार बच्चों ने मिलके उस पैसे को आपस में 125 करके बांट लिया, खा लिया, कोई भी पैटीज खा लिया एक्स्ट्रा वटेवर। क्या ये बिजनेस है? बिजनेस होता है रेगुलर कोर्स, ये बिजनेस नहीं। ये वन टाइम इवेंट है, इसके अंदर उनकी कोई ऐसी नीयत भी नहीं थी कि पैसे बचा लेंगे, पैसे कमा लेंगे, पैसे बना लेंगे और आपस में बांट लेंगे, ऐसा कुछ नहीं था वहां। ठीक है, ये कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन है, एक वन टाइम इवेंट था, इसके अंदर आपने, वो हो गया, इवेंचुअली वो बच गया। ऐसा भी हो सकता था 5,100 का कमाना था, शायद वो 25-25 अपनी जेब से भी डालते, तो आप बोल दो लॉस हो गया क्या? नहीं। तो अगर कोई ट्रांजेक्शन स्पेसिफिकली बिजनेस मोटिव से की गई, बिजनेस जब आप बोलते हो शब्द, उसका बिजनेस बोलते ही इनिशियल पर्पस एस्टेब्लिश हो जाता है कि ये काम किया ही किस नियत से जा रहा है, प्रॉफिट बनाने के लिए किया जा रहा है। किस नियत से किया जा रहा है? प्रॉफिट बनाने के लिए। तो नियत स्टार्टिंग से एस्टेब्लिश हो जानी चाहिए प्रॉफिट की। द एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस इज एसेंशियल। सेकेंडली, द मोटिव ऑफ द बिजनेस इज द एक्विजिशन ऑफ गेन्स, यानी कि प्रॉफिट, which leads to the formation of partnership. Therefore, there can be no partnership where there is no intention to carry on the business and to share the profit thereof. कोई ऐसी फर्म नहीं हो सकती जिसके अंदर आप बिजनेस नहीं करना चाहते और प्रॉफिट नहीं बांटना चाहते, वहां पर फर्म नहीं बनेगी। फर्म बनाने की कंडीशन ही यही है, बिजनेस होना चाहिए, प्रॉफिट का बंटवारा होना चाहिए, और ऐसा करने के लिए तुम लोग क्या करोगे, आपस में एग्रीमेंट करो। एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट। तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट कंपलसरी है क्योंकि डेफिनेशन में ही लिखी हुई है, लेकिन शेयरिंग ऑफ लॉस के बारे में नहीं लिखा हुआ, तो वो कंपलसरी नहीं है। The sharing of profit is an essential feature of partnership. There can be no partnership where only one partner is entitled to the whole of the profit of the business. Partners must agree to share the profit in any manner they choose. आपस में एग्रीमेंट करके वो किसी भी प्रकार की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, किसी भी प्रकार के बंटवारे का महत्व कर सकते हैं। सर सबसे पहले ना 50,000 रुपए इसको दे देंगे, उसके बाद प्रॉफिट को ऐसे बांट देंगे, कोई भी किसी भी तरीके से बंटवारा करो, कोई दिक्कत ही नहीं है प्रॉफिट के बंटवारे में। आपको जैसी शर्त लगानी है बंटवारे के अंदर, आप वैसी शर्त लगाओ। आपस का एग्रीमेंट है ना भाई। तीन लोग मिलके बोलते हैं भाई सिक्का उछालेंगे, सिक्का उछालते हैं, जिसका पहले हेड आएगा पहले आधा प्रॉफिट उसका, या 60% प्रॉफिट उसका, 40% लूजर का, वो जैसा मर्जी लिखे भाई। ठीक है, तो एग्रीमेंट के अंदर वो कोई भी मैनर डिफाइन कर सकते हैं कि हम इस तरीके से प्रॉफिट का बंटवारा करेंगे, लेकिन प्रॉफिट का बंटवारा होना चाहिए कंपल्सरी। बट एन अग्रीमेंट टू शेयर द लॉसेज इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट। लॉस बांटना कंपल्सरी नहीं, यानी कि इट इज ओपन टू वन और मोर द पार्टनर्स टू एग्री to share all the losses. However, in the event of loss, unless agreed otherwise, there must be borne in the profit sharing ratio. क्योंकि ना अलग से लिखा नहीं जाता, नॉर्मली पार्टनरशिप डीड में अलग से लिखा नहीं जाता कि हम लॉस इस रेशो में बांटेंगे, क्योंकि नई नई डीड बन रही है, नई नई फर्म बन रही है, कोई लॉस के बारे में क्यों एक्सप्लेनेशन डालना चाहता है। तो मान लेते हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग जो रेशो है वही लॉस की रेशो है, लेकिन अब प्रैक्टिकलिटी थोड़ी ज्यादा आ गई, तो सभी लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी लिखते हैं, लॉस शेयरिंग रेशो भी लिखते हैं सेम। अलग भी लिख सकते हो सर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 3:2:1 एंड लॉस शेयरिंग रेशियो इज 1:2:3। ऐसा हो सकता है, तीनों पार्टनर जब एग्री करें तो तुम्हारा क्या मतलब? से वो एग्री क्यों करेगा? अरे करेगा भाई, 50 मजबूरियां हो सकती है, तुमको क्या पता। किसी भी चीज के दुनिया के अंदर रोज 100 काम ऐसे होते हैं जो तुमको ऐसे देख के लगेंगे भाई साहब इसने ऐसे क्यों ही किया होगा, लेकिन हो रहे। तो 50 मजबूरियों के अंदर वो बंदा बोल सकता है अरे कोई बात नहीं यार, तुम धंधा करो, लॉस आएगा तो मैं उठ लूंगा, प्रॉफिट तुम्हारा। बस दिलदार लोग होते हैं भाई। तुम बिजनेस करो ना, तुम जिगरा दिखाओ काम करने का, मैं खड़ा हूं तुम्हारे साथ, बस। कितनी सिंपल सी ट्रांजेक्शन है सर ये तो। चार दोस्त बैठे, तीनों ने बिजनेस करना, चौथा बोलता है कोई बात नहीं तुम धंधा करो, लॉस में उठ लो, बस करो। नॉर्मल कोर्स है बिजनेस का, कोई बहुत बड़ी ट्रांजेक्शन नहीं है ये। जहां पे धंधा हो रहा होता है वहां पे किसी भी प्रकार की ट्रांजेक्शन हो सकती है। इवेंट पे डिपेंड करता है, हालात क्या चल रहे हैं, सर्कमस्टांसेस क्या है, पार्टीज का आपस में कनेक्शन क्या है, रिलेशन क्या है। अच्छा, जब तुम एक बात बताओ, तुमने सवाल कर रखे जिसके अंदर पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, वो कह रहा है मैं लॉस नहीं बांटूंगा, प्रॉफिट लूंगा। और वो गारंटीड पार्टनर भी तुमने सवाल करे हैं कि भाई साहब कम से कम 20-20 हजार तो लेके ही जाऊंगा, तुमने उसके साथ ये एग्रीमेंट कैसे कर लिया? तेरे को लॉस नहीं देंगे और अगर हमको घाटा हो रहा होगा घाटा भी उठाएंगे, तेरे को 20,000 भी देंगे। वो कैसे हजम होगी बात? सवालों में करके आए हो तुम ये 12वीं कक्षा के अंदर पार्टनरशिप के अंदर गारंटीड पार्टनर आता था जब। तो हो सकता है प्रैक्टिकलिटी के अंदर कुछ भी हो सकता है, आपको नहीं पता किसी की क्या मजबूरी हो सकती है उस व्यक्ति को बिजनेस में लाने की। मैं शाहरुख खान को पार्टनर बनाना चाहता हूँ, मैं जब बोलता हूँ भाई साहब आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, लॉस कोई नहीं है, बस आओ सही।
बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सभी पार्टनर मिलकर भी बिजनेस चला सकते हैं, सभी पार्टनर के बिहाफ पे कुछ पार्टनर या एक पार्टनर भी बिजनेस चला सकता है। लेकिन इसका मतलब क्या है, क्योंकि मैं काम जो कर रहा हूं मैं सभी के बिहाफ पे कर रहा हूं, तो मेरे काम से सभी पार्टनर्स लायबल होंगे, उनके काम से मैं भी लायबल हूंगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअल एजेंसी। तो ये क्या है, दिस इज द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप लॉ। तो पार्टनरशिप लॉ जो पूरा बसा हुआ है ना, वो इसी के और इसे बोल रहे बेटा, इसके अंदर जितनी भी यूनिट आप पढ़ोगे, जो भी टॉपिक पढ़ोगे, वहां पर कहीं ना कहीं पर म्यूचुअल एजेंसी घुस जाएगा। ठीक है, तो पूरा का पूरा लॉ इसी म्यूचुअल एजेंसी पर बेस्ड है। An act of one partner in the course of business of the firm is in fact an act of all the partner। कितनी सिंपल सी बात लिखी है, कह रहे एक पार्टनर ने कोई काम किया, कोई ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में किया, फर्म के बिहाफ पे किया, तो मान लेंगे पूरा सारा का सारा काम सभी पार्टनर के बिहाफ पर हुआ है, सभी पार्टनर ने मिलकर ये काम किया है। ईच पार्टनर कैरिंग ऑन द बिजनेस इज द प्रिंसिपल एज वेल एज द एजेंट फॉर ऑल द पार्टनर। सभी पार्टनर्स का प्रिंसिपल भी वही है, एजेंट भी वही है। सभी पार्टनर एक दूसरे के लिए प्रिंसिपल और एजेंट हैं। सभी पार्टनर अपने काम से दूसरे पार्टनर को लायबल कर सकते हैं और दूसरे पार्टनर के काम से लायबल हो भी सकते हैं। ठीक है बेटा, अभी हमने जो प्रॉफिट वाली बात की थी कि प्रॉफिट शेयरिंग होनी चाहिए, लेकिन ट्रू टेस्ट आपके लिए क्या है, म्यूचुअल एजेंसी है। आप एक बार ही बेटा इसको रीड करोगे, ठीक है, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। मतलब फॉर्मल एजेंसी वाले कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि एक प्रिंसिपल के बिहाफ पे कोई और व्यक्ति एजेंट काम करता है। ठीक है, तो एजेंट के काम के लिए प्रिंसिपल लायबल हो जाता है, प्रिंसिपल के काम के लिए एजेंट लायबल नहीं होता। ठीक है, क्योंकि वहां पर वन वे एजेंसी है। म्यूचुअल एजेंसी का क्या मतलब हो कि मैं आपका एजेंट, आप मेरे एजेंट। तो अगर मैं कोई काम करूंगा तो आप उस काम से लायबल हो, मैं भी लायबल हूं। आपने कोई काम किया तो मैं उस काम से लायबल हूं, आप भी लायबल हो। ठीक है, तो वो वहां पर बन जाती है म्यूचुअल एजेंसी। तो एग्जिस्टेंस ऑफ म्यूचुअल एजेंसी इज द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप लॉ, यही हमने ऊपर पढ़ा था। सर, हाँ जी। मुझे नहीं लगता कि जैसे इस बार मेरा हो पाएगा, क्योंकि कई भी पॉइंट होता नहीं, जैसे आगे। तो पार्टनरशिप के बेटा डिफरेंसेस कुछ अलग अलग चीजों के साथ, सबसे पहले पार्टनरशिप वर्सेस जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी है आपकी कंपनी, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, कंपनी की बात हो रही है। तो ये प्राइवेट लिमिटेड हो सकती है, पब्लिक कंपनी हो सकती है, कोई भी लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड के बारे में बात कर रहा हूं। तो पार्टनरशिप का लीगल स्टेटस, जैसे मैं थोड़ी देर पहले बता चुका बेटा, पार्टनरशिप के पास कोई लीगल स्टेटस नहीं है। पार्टनरशिप का कोई सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं, जहां पर सारे पार्टनर्स एक साथ खड़े हो जाएंगे वही फर्म है। लेकिन कंपनी के पास सेपरेट लीगल स्टेटस होता है, कंपनी की सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है, कंपनी अपने मेंबर से अलग होती है। कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर। एजेंसी, पार्टनरशिप बेटा एजेंसी का रूप है। म्यूचुअल एजेंसी अभी हम पीछे पढ़ रहे हैं इतनी देर से, हर पॉइंट में एजेंसी आएगी बार बार। एक पार्टनर के काम से दूसरा पार्टनर लायबल हो जाता है, कंपनी में ऐसा नहीं होता। डायरेक्टर के काम से शेयर होल्डर लायबल हो रहे हैं, एक शेयर होल्डर के काम से दूसरा शेयर होल्डर लायबल हो रहा है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, एक मेंबर दूसरे मेंबर का एजेंट नहीं है, एक शेयर होल्डर दूसरे शेयर होल्डर का एजेंट नहीं है। इन अ कंपनी अ मेंबर इज नॉट एन एजेंट ऑफ द अदर मेंबर और ऑफ द कंपनी, हिज एक्शन डू नॉट बाइंड ईदर। दोनों में से किसी को नहीं बाइंड कर सकते हो, ना कंपनी को ना दूसरे मेंबर को। पार्टनरशिप में बेटा प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा ही होगा, क्योंकि हमने पता है जैसे प्रॉफिट आता है बेटा हम कैपिटल के अंदर शिफ्ट कर देते हैं उस प्रॉफिट, है ना। प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कंपनी डिसाइड कर सकते है उसको बांटना है कि नहीं बांटना, वहां पे कंपल्शन नहीं। कंपनी के पास बैलेंस शीट के अंदर उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खड़ा रह सकता है, बांटना है कि बांटो, नहीं बांटना तो भी कोई दिक्कत वाली बात है। देयर इज नो सच कंपल्शन इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट among the members, some portion of the profit but generally not the entire profit become distributable among the shareholder only when dividends are declared। तो वहां पे प्रोसेस है प्रॉफिट को बांटने का, कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग होती है जिसके अंदर वो डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं। बीच बीच में अपनी अलग एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के अंदर भी वो डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं। डिविडेंड मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, जितना भी प्रॉफिट हमने शेयर होल्डर्स के लिए कमाया उसमें से हम कितना बांट रहे हैं। तो जितना आप बांटते हो, जो आपने कमाया वो कंपनी की अर्निंग होगी, कंपनी ने जितना उसमें से बांटना है शेयर होल्डर्स को वो डिविडेंड हो जाता है जितना आपने बांटना है। लाइबिलिटी कैसे सर, पार्टनरशिप के अंदर क्योंकि बेटा उसका कोई सेपरेट लीगल आइडेंटिटी नहीं है, सारा सारा काम पार्टनर्स के बिहाफ पे ही हो रहा है, इसीलिए पार्टनर्स हर काम के लिए लायबल रहेंगे। ठीक है, और उनके पास कैसी लाइबिलिटी होगी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है बेटा उनकी, उनकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। कंपनी में ऐसा नहीं, कंपनी का नाम ही लिमिटेड है, XYZ लिमिटेड, XYZ प्राइवेट लिमिटेड। तो लिमिटेड तो है ना, लिमिटेड क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर जो मेंबर्स होते हैं कंपनी के उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। किस तरीके से लिमिट हो सकती है बेटा, लिमिट होने के दो तीन तरीके हो सकते हैं।
एक लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय शेयर एज वेल एज गारंटी। जैसे मैंने एक कंपनी के 1 लाख रुपए के शेयर लिए हुए हैं, तो मैं इस कंपनी को 1 लाख रुपए देने के लिए लायबल हूं। मैंने अगर वो 1 लाख रुपए पूरे दे दिए हैं, तो कंपनी अब चाहे कितने ही कर्जे में चली जाए, मेरे से कंपनी 1 रुपया भी और मांग नहीं सकती। मेरी लाइबिलिटी लिमिटेड है टू द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल आई हैव सब्सक्राइब्ड। ठीक है, नहीं दे रखा तो मेरे को पैसे देने पड़ेंगे, और अगर मैंने कैपिटल की पूरी पेमेंट कर दिया तो मेरे से एक पैसा भी और नहीं मांग सकता। ऐसी कोई कंपनी ऐसी हो सकती है बेटा जिसके अंदर शेयर कैपिटल है ही नहीं, कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल भी होती है। तो लेकिन सर फिर उस कंपनी के अंदर फिर मेंबर कैसे बनेंगे बेटा? वो मेंबर अंडरटेकिंग लेते हैं कि हम कंपनी को गारंटी देते हैं कि इन केस ऑफ वाइंडिंग अप, इन केस ऑफ वाइंडिंग अप, जब कंपनी बंद हो रही होगी, डिसॉल्व हो रही होगी, उस समय अगर कंपनी को पैसे की आवश्यकता पड़ेगी तो हम कंपनी को 50,000 रुपए देंगे। तो मैं साइन करके दे रहा हूं कि मैं 50,000 की गारंटी उठाता हूं। तो मैंने शेयर नहीं लिए, बट मैंने गारंटी दे रखी है कंपनी को। क्या दे रखा है? गारंटी दे रखी है। तो वहां पर गारंटी हो सकती है, वहां पर शेयर कैपिटल हो सकती है, वहां पर दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है कि 20,000 के शेयर ले लिए, 50,000 की गारंटी दे दी। ठीक है, लेकिन लाइबिलिटी मेरी लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं हो सकती। पार्टनरशिप में लाइबिलिटी कैसी होती है बेटा? अनलिमिटेड होती है। हाँ जी बेटा, प्रॉपर्टी, क्योंकि फर्म का कोई सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं है, इसलिए फर्म अपने नाम पे कोई प्रॉपर्टी ओन नहीं कर सकती। फर्म के बिहाफ पे उसके पार्टनर ही प्रॉपर्टी ओन करते हैं। तो अगर फर्म ने कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, कोई बिल वगैरह करते हैं, तो वो पार्टनर्स के नाम से एग्रीमेंट होता है उसका। द फर्म्स प्रॉपर्टी इज दैट which is the joint estate of all the partners as distinguished from the separate estate of any of them। तो मान लो ए बी और सी तीन पार्टनर है, फर्म की प्रॉपर्टी के वो तीनों जॉइंट ओनर है, तो वो तो जॉइंट प्रॉपर्टी होगी। लेकिन ए के पास अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी तो होगी कोई, तो वो एज पर सेपरेट प्रॉपर्टी। ऐसी बी की सेपरेट प्रॉपर्टी भी हो सकती है, सी की सेपरेट प्रॉपर्टी भी हो सकती है, लेकिन तीनों की जो कॉमन प्रॉपर्टी है वो कहां पर लगी हुई है? फर्म में लगी हुई है। फर्म प्रॉपर्टी के अंदर क्या क्या आ सकता है अभी हम वैसे आगे पढ़ेंगे, लेकिन फर्म की प्रॉपर्टी में क्या क्या आएगा सर? फर्म की बिहाफ पर या फर्म के यूज के लिए फर्म के पैसे से जो भी चीज खरीदी गई होगी वो फर्म की प्रॉपर्टी है। फर्म में जो भी कैपिटल की फॉर्म में शेयर होल्डर पार्टनर्स लेकर के आए होंगे वो भी फर्म की प्रॉपर्टी। जैसे मैंने फर्म का पार्टनर बनना है, कैपिटल इंट्रोड्यूस करनी पड़ी, तो मैंने मशीन डाल दी, मैंने कहा मेरी तरफ से मशीन ले लो। एक ही बात है, कैपिटल डालनी थी कैश की जगह, मैंने क्या दे दिया? मशीन दे दिया। तो जो भी चीज पार्टनरशिप के अंदर ओरिजिनली लाई जाती है पार्टनर्स के द्वारा, वो भी क्या बन जाती है? फर्म की प्रॉपर्टी बन जाती है। फर्म के पैसे से खरीदोगे, फर्म के यूज के लिए खरीदोगे, फर्म की प्रॉपर्टी बन जाएगी। और बिजनेस चलाते चलाते अगर आपने फर्म के लिए कोई गुडविल जनरेट कर ली, तो गुडविल भी किसकी है? फर्म की। जबकि कंपनी का क्योंकि सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है, तो बेटा कंपनी की प्रॉपर्टी होती है, उसमें किसी भी शेयर होल्डर का कोई अधिकार नहीं होता। अगर कल को कंपनी वाइंड अप भी होगी तो पहले कंपनी वो सारी प्रॉपर्टी को बेचेगी। ठीक है, जो भी सरप्लस होता है वो सारा इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं बोल सकता कोई शेयर होल्डर इसमें मैं ऑनर, ज्वाइंट ऑनर वो नहीं। उसकी ऑनरशिप, शेयर होल्डर की ऑनरशिप सिर्फ शेयर कैपिटल के हिस्से पे होती है, इस पर शेयर कैपिटल पर होती है, उस पर नहीं होती, एसेट्स पे नहीं होती। The firm's joint property is which is the joint estate of all the partners as distinguished from the separate estate of any of them, and it does not belong to a body distinct in law from its member। यानी कोई अलग व्यक्ति नहीं है जिससे ये बिलोंग करती है। ये सारी की सारी प्रॉपर्टी किसकी है? पार्टनर्स की जॉइंट प्रॉपर्टी होती है, अपने मेंबर से अलग नहीं होती। जबकि कंपनी में क्या होता है? इट्स प्रॉपर्टी इन अ कंपनी इट इज सेपरेट, इट्स प्रॉपर्टी इज सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर who can receive it back only in the form of dividend or refund of capital। और वो भी तभी होगा जब कंपनी बंद हो रही हो। ठीक है, तो कंपनी में अगर कोई एसेट्स है तो एसेट्स पे तो मेरा कोई अधिकार नहीं है, पहली बात। पार्टनरशिप में अपना हिस्सा किसी और व्यक्ति को देना आसान काम नहीं है, दूसरे पार्टनर से पूछ के जाना पड़ेगा, क्योंकि भाई किसी ने आपके साथ एग्रीमेंट किया है, भरोसे के साथ किया है। आप बोलो भाई साहब मैं कल से इसका हिस्सेदार नहीं हूं, डी आएगा। ए बी और सी की फर्म चल रही थी, सी ने क्या बोला? कल से मेरी जगह डी। अरे ए और बी को डी के साथ काम नहीं करना भाई। तो पार्टनरशिप के अंदर ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपना हिस्सा किसी और को दे दो विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, सभी पार्टनर से पूछ के जाना पड़ता है। लेकिन कंपनी में ऐसा हो सकता है, आप अपने शेयर कभी भी ट्रांसफर करो, कंपनी के शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं पब्लिक कंपनी में तो। और अगर प्राइवेट लिमिटेड होते हैं तो भी उसमें रिस्ट्रिक्टेड ट्रांसफर होता है, कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं और आपके शेयर ट्रांसफर हो सकते हैं, लेकिन किसी और शेयर होल्डर से पूछना पड़ेगा? No, पूछने की आवश्यकता। In a company, a shareholder may transfer his share subject to provision of contained in the article। In the case of public limited, तो आर्टिकल्स के अंदर बेटा जो लिखा होता है प्राइवेट कंपनी के अंदर, तो वहां पे जो रूल्स रिस्ट्रिक्शन लिखी होते हैं उसके हिसाब से करते हैं। पब्लिक कंपनी में तो फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है। इन द केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी whose shares are quoted on stock exchange, that shares are usually the transfer is usually unrestricted।
मैनेजमेंट सर, बिजनेस की मैनेजमेंट कौन करेगा? पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर ही तो मालिक है, बिजनेस में उन्होंने ही संभालना है। नॉर्मली अगर उन्होंने कोई और मैनेजर्स वगैरह अपॉइंट नहीं कर रखे हैं तो सारे के सारे काम कौन करते हैं? पार्टनर करते हैं। पार्टनर ही संभालेंगे, सारे डिसीजन लेंगे। लेकिन कंपनी में शेयर होल्डर यानी कि मालिक नहीं संभालते, कंपनी में डायरेक्टर्स होते हैं। कौन होते हैं? डायरेक्टर। तो कंपनी के अंदर मैनेजमेंट जो होती है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं उसको, और जो मालिक होते हैं उनको क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर यानी कि मेंबर। तो मेंबर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं, डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं। जैसे अगर मेरे पास 50 कंपनी के शेयर है, मैंने डीमैट में 50 अलग अलग कंपनी के शेयर खरीदे हुए, तो क्या मैं हर कंपनी के अंदर जाकर डिसीजन लेने बैठ जाऊंगा? काम करने के लिए वहां पर कौन होती है टीम? डायरेक्टर बोलते हैं उसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो मैनेजमेंट अलग होती है, मालिक अलग होते हैं। सर क्या एक ही व्यक्ति शेयर होल्डर और डायरेक्टर दोनों हो सकता है? हाँ, वो अलग अलग रोल्स में हो सकता है। लेकिन जब वो कंपनी के ब्याह पे कोई काम करेगा, जो कुछ अधिकार डायरेक्टर्स के पास है वो डायरेक्टर्स के पास ही है, तो उसको डायरेक्टर की कैपेसिटी में ही उनको पूरा करना पड़ेगा, वो शेयर होल्डर की कैपेसिटी में उनको पूरा नहीं कर सकता। पब्लिक कंपनी उसमें कोई एक जैसे फिक्स होना हो सकता है, फिक्स्ड ऑनर कैसे? जैसे कि सर 51% शेयर एक भी आदमी के पास है। हाँ हो सकते हैं, 99% एक के पास हो सकते हैं, 1% दूसरे के पास हो सकते हैं। तो बेटा पार्टनरशिप फर्म का जो रजिस्ट्रेशन है वो कंपलसरी नहीं है। आपको पार्टनरशिप हम रजिस्टर्ड चाहिए या नहीं चाहिए वो आप डिसाइड कर सकते हो। हालांकि नॉन रजिस्ट्रेशन से कुछ कमी आ जाती है अधिकारों में, ठीक है? तो कुछ अधिकार कम रहते हैं पार्टनरशिप फर्म में। लेकिन अगर आप ये बोलोगे सर रजिस्टर्ड नहीं करवाया, ये तो इलीगल हो गया, गैर कानूनी फर्म है आपकी, ऐसा नहीं हो। रजिस्ट्रेशन क्योंकि कंपलसरी नहीं। लेकिन कंपनी तो इनकॉर्पोरेट ही रजिस्ट्रेशन जो होगी ना, बनेगी वो कैसे? जब तक आप इनकॉर्पोरेशन नहीं कराओगे कंपनी एग्जिस्टेंस में आएगी कैसे? तो कंपनी बनाने के लिए इनकॉर्पोरेशन कंपलसरी है। A company cannot come into existence unless it is registered under Company Act 2013। वाइंडिंग अप पार्टनरशिप बनाई कैसे थी सर? एग्रीमेंट से। वैसी बंद भी की जा सकती है एग्रीमेंट से। जबकि कंपनी कैसे बनाई है बेटा आपने? प्रोसेस ऑफ लॉ, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी क्रिएट करी है, एक नया बंदा क्रिएट करा है, तो उसको बाय प्रोसेस ऑफ लॉ ही क्लोज किया जा सकता है। आपस में एग्रीमेंट करके बंद नहीं कर सकते। हालांकि बंद करने के अंदर कानून में एक तरीका लिखा हुआ है, वॉलंटरी डिसोल्यूशन, तो एक तरीका है। लेकिन वॉलंटरी डिसोल्यूशन के अंदर भी जब सारे शेयर होल्डर होते हैं कि हमको बंद करना है, तो उनको पहले अप्रूवल लेना पड़ता है। कहां से लेना पड़ता है सर? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से। इसके थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने किसको अपॉइंट कर रखा होता है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज होते हैं, ROC। हर स्टेट के अंदर रजिस्ट्रार होते हैं, आपको उनसे अप्रूवल लेना पड़ता है। A company being a legal person is either wind up by National Company Law Tribunal or its name is struck off by ROC। तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी आपकी कंपनी को बंद कर सकता है, आपको उससे अप्रूवल लेना पड़ेगा, बिना उसके अप्रूवल के बंद नहीं हो सकता। ठीक है, पार्टनरशिप बंद हो जाएगी कल से। सर लेकिन बंद करना उससे पहले नोटिस देना। पार्टनरशिप एट विल को बंद करने से पहले पब्लिक नोटिस देना पड़ता है, ताकि जो भी क्रेडिटर्स हैं उनको, अगर उनको शोर मचाने का मौका मिले अगर आपने पैसे नहीं चुका रखे। पार्टनरशिप एट विल। ओके, नंबर ऑफ मेंबरशिप। नंबर ऑफ मेंबरशिप हमने अभी पीछे पढ़ा था, पार्टनर्स कितने होते हैं? कम से कम दो, और मैक्सिमम कितने होते हैं? 50। ठीक है। और कंपनी के अंदर बेटा, प्राइवेट कंपनी के अंदर मैक्सिमम 200, प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 200, पब्लिक कंपनी के अंदर कोई लिमिट नहीं। सर इसमें ये 100 लिखा हुआ है, ये क्या है? देख, हाँ, लेकिन हम तो 50 की बात कर रहे हैं ना। मैंने बोला 50 से ऊपर नहीं जा सकते। क्या चक्कर है? सुन, एक होता है एक्ट, कानून, एक होता है रूल्स। तो एक्ट कहां पे पास होता है? पार्लियामेंट में। ठीक है। और उसके बाद रूल्स बनते हैं। रूल्स कौन बनाता है? मिनिस्ट्री बनाती है, उसकी अथॉरिटी बनाती है। जैसे कंपनीज एक्ट की जो अथॉरिटी है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है। ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स रूल्स बनाती है। तो जो एक्ट पास हुआ है उस एक्ट में तो 100 की लिमिट है कि इलीगल एसोसिएशन कब तक मानेंगे? जब तक आपके पास कितने लोग होंगे? 100। मैक्सिमम कितनी लिमिट मिली हुई है उसमें? 100। लेकिन उसमें आगे क्या लिखा हुआ है? एज अप्रूव्ड बाय द अथॉरिटी। अब अथॉरिटी जो एक्सप्लेन करेगी वो माना जाएगा। तो उसमें मैक्सिमम लिमिट कितनी लिखी हुई है? 100। लेकिन जब अथॉरिटी ने रूल्स बनाए तो वो 100 से नीचे 90 भी डिफाइन कर सकते थे, वो 80 भी डिफाइन कर सकते थे, वो 60 भी डिफाइन कर सकते थे, 100 से ऊपर डिफाइन नहीं कर सकते कि इलीगल एसोसिएशन हम बोलेंगे जी 120 लोगों की। कैसे बोल दोगे? लॉ में कितना अप्रूव हुआ है? 100।
तो 100 से कम उन्होंने लिख सकते थे, तो उन्होंने कितने लोग लिख दिए? 50। तो कानून में, एक्ट में कितने लोगों की लिमिट लिखी हुई है? सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ मिनिस्ट्री। तो मैक्सिमम उन्होंने लॉ में कितनी परमिशन दे रखी है? 100। लेकिन अब राइट नाउ एप्लीकेबल लिमिट कितनी है? 50। कल को अगर 50 से 60 करनी होगी लिमिट, तो क्या संसद जाना पड़ेगा? नहीं, क्योंकि संसद ने तो ऑलरेडी कितने की लिमिट दे रखी है आपको? 100। सर वो तो authority है। अरे नहीं, एक्ट में 100 की लिमिट मिली हुई है, तभी तो मैं 50 पे जा सकता हूं। 50 की लिमिट मिलेगी तो 100 पे कैसे जाऊंगा मैं? एक्ट है, एक्ट को चेंज करवाने के लिए पार्लियामेंट में जाना पड़ता है, अमेंड करवाने के लिए। अब मेरे को अगर 100 से 120 करवाने होंगे ना, तो मेरे को पार्लियामेंट ही जाना पड़ेगा। लेकिन मेरे को अब 100 तक की लिमिट मिलेगी। किसी ने मेरे को बोला भाई तू 100 रुपए खर्च कर सकता है, तो अपर लिमिट 100 होगी। मैं 50 खर्च करूं, किसी को दिक्कत? मैंने बोला मैं 50 ही खर्च करूंगा, किसी ने मेरे को कुछ नहीं बोला। मैंने बोला मैं 60 खर्च कर दूंगा, किसी ने मेरे को कुछ नहीं बोला। मैं बोल सकता हूँ ना। तो मिनिस्ट्री को अपर लिमिट कितनी मिली हुई है? 100। एक्ट में कितनी लिमिट मिली हुई है? 100। लेकिन मिनिस्ट्री ने रूल्स में कितनी लिमिट लिखी? 50। तो एप्लीकेबल लिमिट कौन सी हो गई? 50। तो अगर कल को मिनिस्ट्री को अगर चेंज करके उसको 60 करना होगा, तो वो सिर्फ एक नोटिफिकेशन निकालेंगे, रूल्स में अमेंडमेंट करेंगे और बोलेंगे 60 है कल से। तो क्या उनको संसद जाना पड़ेगा? नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन अगर उनको चेंज करते करते 50 से 60 कर दिए, 75 कर दिए, 90 कर दिए, 100 कर दिए, 100 से ऊपर करना है, फिर अब कहाँ पे जाएंगे? भागते होते भाई साहब चेंज करो, लिमिट बढ़ानी है। तो ये अपर लिमिट है, नॉट एक्सीडिंग। तो लॉ क्या बोलता है कि नॉट एक्सीडिंग रुपी, नॉट एक्सीडिंग 100। ठीक है। लेकिन एप्लीकेबल लिमिट राइट नाउ कितनी है? 50। प्राइवेट कंपनी के अंदर कितनी लिमिट है बेटा? 200। अनलिमिटेड कंपनी में कोई लिमिट नहीं होती, सॉरी पब्लिक कंपनी में कोई लिमिटेड नहीं होती, लिमिट नहीं होती। ड्यूरेशन ऑफ एग्जिस्टेंस बेटा, फर्म यानी कि पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्योंकि एग्रीमेंट से बनती है, और जब भी एग्रीमेंट में चेंज आएगा तो एक नई पार्टनरशिप पैदा हो जाती है। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसको? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। क्या बोलते हैं इसको? तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन है, रिटायरमेंट है, डेथ है, इंसॉल्वेंसी है, इन सभी केसेस में क्या हो जाती है? पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूट, क्योंकि वो एग्रीमेंट के थ्रू बनी है। तो जैसे ही एग्रीमेंट में कोई चेंज आएगा, पार्टनरशिप बदल जाएगी, एक नया पार्टनर आया, नई पार्टनरशिप। फर्म वही है, अग्रीमेंट बदल गया है, पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट बदल गया तो एक नई पार्टनरशिप पैदा हो गई। ठीक है। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता। एक शेयर होल्डर चला गया, छोड़ के अपने शेयर बेच के किसी और के पास, अरे जाता रहेगा भाई, शेयर होल्डर में कम एंड गो, मेंबर्स में कम एंड गो, बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। कंपनी हमेशा चलती रहे। कंपनी के अस्तित्व पर, उसके एग्जिस्टेंस में, उसके बनावट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पार्टनरशिप बदलती है, इसको हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप का रिकंस्टिट्यूशन। क्योंकि जैसे ही नया पार्टनर आता है, फटाफट क्या करते हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, है कि नहीं? चेंजेस करेंगे अपनी बुक्स के अंदर। अनलेस देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी, डेथ, रिटायरमेंट और इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर रिजल्ट इन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। अब खैर यहाँ पर एक दो बात करेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। फर्म का डिसोल्यूशन और पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन अलग अलग होता है। पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन है मतलब जब भी आपका रिकंस्टिट्यूशन होगा, वो पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन है, बट फर्म तो चल रही है। फर्म का डिसोल्यूशन क्या होगा? जहां पर बिजनेस ऑल टुगेदर बंद हो जाता है, बिजनेस ही बंद हो गया, सारे पार्टनर अपना अपना हिस्सा लेके घर चले गए। तो ये क्या बोल रहा है? अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, रिटायरमेंट हो जाए, इंसॉल्वेंसी हो जाए, तो उस केस के अंदर आपकी फर्म बंद हो जाती है। ऐसा कानून में लिखा हो, बंद हो जाएगी। लेकिन आपको ये भी अधिकार होता है कि आप फर्म को आगे चलाते हो, तो हम चला सकते हो, हम फर्म को आगे चला सकते हैं। तो क्या कह रहे हैं? अनलेस देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी। तो अगर इन्होंने आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रखा है, तो अगर किसी भी पार्टनर की डेथ हुई या रिटायरमेंट हुई, तुम रिटायरमेंट के बाद फर्म थोड़ी बंद कर देते हो। सवालों में क्या होता है? सर एबीसी की फर्म है, सी रिटायर हो रहा है, तो आगे ए और बी चलाएंगे, उनका आपस में कॉन्ट्रैक्ट है, चला सकते हैं ना। तो रिटायरमेंट के बाद, डेथ के बाद और इंसॉल्वेंसी के बाद हम फर्म को चला सकते हैं एग्रीमेंट के थ्रू, कोई बात नहीं कर रहे आपस में। तो इस लॉ तो बोलता है कि आपकी फर्म को बंद हो जाना चाहिए। अच्छा, पार्टनरशिप और क्लब में क्या होता है सर? बेटा पार्टनरशिप होता है बिजनेस के लिए, प्रॉफिट बांटेंगे आपस में। क्लब क्या होता है? पैसा डालेंगे, मेंबर्स के बेनिफिट्स के लिए लगाएंगे। जैसे हमने योगा क्लब स्टार्ट किया, क्या स्टार्ट किया? योगा क्लब। 10 लोगों ने योगा क्लब स्टार्ट किया। अब उसके अंदर मेंबर्स आते कह रहे हमको भी योगा क्लब में ले लो, हमको भी अपने क्लब में ले लो। मैंने बोला हर महीने 2000 की फीस लगेगी। क्या ये क्लब प्रॉफिट बनाने के लिए अगर खोला गया? योगा क्लब ये प्रॉफिट बनाने के लिए नहीं, ये क्लब खोला है एक पर्पस के लिए। वो पर्पस कुछ भी हो सकता है। मैंने फिजिकल बेनिफिट्स के लिए खोला हुआ है कि भैया आपके हम
एक्सरसाइज करवाएंगे, हम आपको योगा करवाएंगे, आपके बेटरमेंट के लिए क्लब है। हम आपसे मेंबरशिप फीस लेंगे, ये मेंबरशिप फीस कोई प्रॉफिट नहीं है, इसका पर्पस होता है इस पैसे को आपके इस बेनिफिट के लिए ही खर्चा किया जाएगा, आपके लिए इक्विपमेंट लाएंगे, आपके लिए ही इसके ऊपर हम खर्चा करेंगे, अलग अलग जगह पर योगशाला में लेके जाएंगे, आपको ट्रिप पे लेके जाएंगे। इस तरीके के क्लब की बात। ये जो क्लब होते हैं ना, लॉयंस क्लब है, फिक्की क्लब है, रोटरी क्लब तुमने सुना होगा। ठीक है, तो ये क्लब, ये पार्टनरशिप नहीं है, इनके अंदर मेंबर्स होते हैं। मेंबर्स आपको हर महीने फी, हर साल, हर महीने जो भी एग्रीमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग फीस भी पे करेंगे, लेकिन ये बिजनेस नहीं है। इसके अंदर पर्पस क्या है? पैसा आएगा, उन्हीं मेंबर्स के बेनिफिट्स के लिए इनको खर्च किया जाएगा, उन्हीं मेंबर्स की फैमिली के लिए इनको खर्च किया जाएगा, वही मेंबर्स इसका बेनिफिट उठाएंगे। ऐसा हो सकता है पैसा ज्यादा आया, खर्च कम हो गया, पैसा बच गया, सरप्लस है, कोई बात, उससे कॉर्पस बनता है। क्या बनता है? कॉर्पस। वो बाद में फिर खर्च होता है, लेकिन ये प्रॉफिट के लिए नहीं होता। ठीक है, तो हर महीने जो वो पैसा देते हैं उसको मेंबरशिप फीस बोलते हैं, सब्सक्रिप्शन बोल सकते हो आप, कि मैंने सब्सक्राइब कर रखा है। तो जिम वगैरह भी इसी के अंदर आती है? जिम बिजनेस, मैं किसी को फीस दे रहा हूँ, मैं उसका इक्विपमेंट यूज कर रहा हूँ, वो बिजनेस कर रहा है, वो आपको रेंट पे दे रहा है। आप उसको क्लब के अंदर मत लेके चलो। क्लब में क्या होता है, सब लोग मिल के चलाते हैं, आप जिम मिल के चलाते हो उसके साथ। क्या वो अपने बिजनेस, आपको अपने क्लब, अपने उस जिम की मीटिंग के अंदर आपको बुलाता है कौन सी मशीनें लानी है, कौन सी मशीनें नहीं लानी, हम ये सोच रहे हैं ऐसे ऐसे कर लें? वो क्लब नहीं है, वो उस व्यक्ति का बिजनेस है जिसने जिम खोली हुई है। आप जाते हो, आप उसकी जिम की फीस भरते हो, आप उसका इक्विपमेंट यूज करते हो, वो आपको इक्विपमेंट यूज करने की परमिशन देता है। वो क्लब नहीं है, उसका नाम बेशक से हेल्थ क्लब हो सकता है। हेल्थ क्लब वैसे कैसे हो सकता है, मतलब अगर सही में क्लब वाली डेफिनेशन में हेल्थ क्लब हो तो चार लोग मिले और इक्विपमेंट्स परचेज करें और अपनी सोसाइटी के अंदर रखें। जैसे सोसाइटी में हेल्थ क्लब हो सकता है, क्या हो सकता है? हेल्थ क्लब हो सकता है कि वहां के जो सोसाइटी के मेंबर है वो हेल्थ क्लब को चला सकते हैं, मिलके चलाएंगे, ये वाली मशीन भी ले आते हैं, ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, और वहां पर कोई प्रॉफिट कमाने का मोटिव नहीं। उसके अंदर फिर वो हर महीने उसकी जिम की मेंबरशिप फीस थोड़ी लेंगे आपसे। हाँ जी, तो पार्टनरशिप का एसोसिएशन है, बनाई किस लिए? प्रॉफिट कमाने के लिए, बिजनेस करेंगे। जबकि क्लब किस लिए बनाया जाता है? इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर्म्ड विद एन ऑब्जेक्ट नॉट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट बट ऑफ प्रमोटिंग सम बेनिफिशियल पर्पस सच एज इंप्रूवमेंट ऑफ हेल्थ और प्रोवाइडिंग रिक्रिएशन फॉर द मेंबर। कुकिंग क्लब हो सकता है, ठीक है, सोसाइटी की महिलाओं ने मिलकर बनाया हुआ कुकिंग क्लब, तो किसी भी तरीके का क्लब बना सकते हो। रिलेशनशिप कैसा होता है सर? पार्टनर्स के बीच में रिलेशन होता है एजेंसी का। पर्सन फॉर्मिंग द पार्टनरशिप आर कॉल्ड पार्टनर एंड पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ द अदर पार्टनर। जबकि उसमें क्या होता है, मेंबर होते हैं क्लब के अंदर, और मेंबर एक दूसरे के एजेंट नहीं होते। ठीक है, किसी एक मेंबर के काम से दूसरा मेंबर लायबल नहीं हो जाएगा। इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, इसीलिए मेंबरशिप, ये जो क्लब्स होते हैं ना, इन क्लब्स के अंदर कोर टीम होती है, सारे लोग मेंबर होते हैं, लेकिन सारे लोग, 50 लोग मेंबर रहते हैं, 50 लोग मिलकर डिसीजन ले सकते हैं, कोई कोई ना कोई डंगा हटाएगा। तो इसलिए क्या बना दिया जाता है? सर क्लब है, क्लब के प्रेसिडेंट है, ये कोर कमेटी है हमारी। कोर कमेटी क्या होती है? जिसके अंदर हम डिसाइड करते हैं भाई साहब ये हमारे वाइस चेयरमैन है, ये हमारे ट्रेजरर है, ठीक है, और ये हमारे अलग अलग उपाधियां देकर के आपने एक कमेटी बना दी। ये कमेटी है पूरे क्लब के बिहाफ पे क्या लेगी? डिसीजन लेगी। हाँ, ये कमेटी कौन बनाएगा? सारे मेंबर मिलके वोटिंग वोटिंग करेंगे और डिसाइड करेंगे प्रेसिडेंट कौन होगा और कौन कौन क्या होगा। तो पर्सन फॉर्मिंग क्लब आर कॉल्ड मेंबर। अ मेंबर ऑफ अ क्लब इज नॉट एन एजेंट ऑफ द अदर मेंबर। इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, तो पार्टनर्स का बेटा फर्म की प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट होता है, पर्सन इंटरेस्ट होता है, क्योंकि वो तो उसके जॉइंट ओनर होते हैं। मेंबर का क्लब की प्रॉपर्टी में कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि वो प्रॉपर्टी क्लब की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, मैं आज क्लब का मेंबर हूं, हर महीने हर साल की मेरी फीस डिसाइड हुई कि आप इस क्लब के अंदर 2,000 रुपए दोगे, मैं फीस देता रहूंगा, मैं मेंबर रहूंगा, मेरी मेंबरशिप एक्टिव रहेगी, मैं फीस देना बंद कर दूंगा, मेंबरशिप खत्म हो जाएगी। तो क्या मैं बोलूं, जब ये क्लब शुरू हुआ था तब से लेके आज तक मैंने 10,000 दिए, ये मशीन मैं लेके जाऊंगा? पार्टनर बोल सकता है। पार्टनर जब जाता है क्या करवाता है वापिस से? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, आज तक का जो गेन है मेरे खाते में ट्रांसफर करो, कैपिटल का हिस्सा भी तो जो लगाया था, प्रॉफिट का हिस्सा भी तो आज तक जो कमाया है, सब लेके जाएगा। डिसोल्यूशन, तो बेटा पार्टनर्स के अंदर अगर कोई भी चेंज होता है तो उससे फर्म बदल जाती है। मैंने बताया अभी आपको थोड़ी देर पहले, रिकॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं उसे। मेंबर पे कुछ नहीं फर्क पड़ता, मेंबर बढ़ सकते हैं घट सकते हैं, आज था कल नहीं है वो मेंबर, परसों फिर हो सकता है।
हाँ जी, पार्टनरशिप वर्सेस एचयूएफ, जॉइंट हिंदू फैमिली। एचयूएफ क्या होती है बेटा? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बोलते हैं इसको वैसे, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। पहले अगर तुमने कोई देखा हो, पहले सीरियल्स आते थे एकता कपूर के ना, बड़े सारे, वीरानी खानदान, ओबरॉय फैमिली, ठीक है, मल्होत्रा फैमिली, मल्होत्राज बिजनेस चल रहे, सारे के सारे एक ही घर में रहते हैं, एक बुरा बुजुर्ग अंकल भी होते हैं उस घर के अंदर, जो बच्चे क्या चल डंडी लेके चलते होते हैं ऐसे हाँ बिल्कुल एक्सपायरी डेट पे होते हैं, लेकिन अगर उन्होंने कहीं पर कुछ बोल दिया तो पत्थर की लकीर होगी, बाबूजी ने ये बोला है तो बाबूजी ने बोला है तो वही होगा, तो बाबूजी इस करता, लेकिन वैसे वो कुछ नहीं करता, लेकिन उसका नाम होता है करता। ठीक है, और तुम देखते हो सीरियल के अंदर वो सारे सूट वूट पहन के घर पे ही पड़े हैं, ऑफिस जा ही नहीं रहे, घर के कलेशों में उलझे पड़े हो। ठीक है, तीन भाई हैं, ठीक है, रात को सो भी रहे तो भी सूट पहन के सो रहे हैं, तो घर बहुएं सोने से लदी पड़ी हैं, वो वाले घरों की बात करो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हालांकि एचयूएफ इतनी बड़ी बड़ी होंगी ऐसा जरूरी नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए एग्जांपल है कि इसको एचयूएफ बोलते हैं, जब वहां पे सारा पूरा खानदान एक साथ बिजनेस कर रहा है। ठीक है, तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, उसके अंदर बेटा कॉन्ट्रैक्ट करके नहीं बनता मेंबर बनना। फैमिली में जैसी कोई बच्चा पैदा होएगा ना, वो उस एचयूएफ का मेंबर है। ठीक है, जबकि पार्टनरशिप बनाने के लिए तो क्या चाहिए होता है? एग्रीमेंट। इधर बस पैदा होना पड़ता है, पैदा हो गया, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मेंबर हो गया। ठीक है, डेथ ऑफ मेंबर से, पार्टनर से, फर्म, हमको पता है फर्म के अंदर भी एडमिशन रिटायरमेंट से बिजनेस बंद हो सकता है, लेकिन इसमें एचयूएफ में कुछ नहीं होता। ऊपर से कोई ना कोई जाता जाएगा, नीचे नए नए बच्चे ऐड होते जाएंगे, बिजनेस चलता है, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एचयूएफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में उसमें कोई चेंज नहीं आता, लेकिन ये बड़े लेवल पे भी हो सकता है ये। बहुत बड़े बड़े लेवल पे होता है भाई, होता है। और जहां पर ये एचयूएफ नाम की चीज होती है वहां पर डिस्प्यूट भी बड़े तगड़े होता है, क्योंकि खानदान के अंदर ब्रांचेस फैल चुकी है। ठीक है, 4 लेयर तक चलती है एचयूएफ, उसके बाद कंपलसरी उसका पार्टीशन हो जाता है। 4 लेयर तक, मतलब अगर मिस्टर एक्स है, उसके बच्चे हैं, उसके बच्चों के बच्चे हो गए, उनके बच्चे हो गए, तब तक एचयूएफ चलेगी। उसके बाद अगर वो और बच्चे हो गए तो सबसे ऊपर वाली एचयूएफ का क्या होएगा? बंटवारा, अब बटेगी वो। अब चौथी लेयर पे जाके अगर वो बटी, तो वहां पर तो घमासान है भाई। तो एचयूएफ तो बनाते तो है लोग, बनाते। नॉर्मली क्यों बनाई जाती है? नॉर्मली बनाई जाती है टैक्स सेविंग के पर्पज से, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट राजेश को और राजेश आहूजा एचयूएफ को, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को अलग अलग दिखता है। राजेश अलग है, राजेश का एचयूएफ बिजनेस अलग है, राजेश का पर्सनल बिजनेस अलग है, राजेश का हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वाला बिजनेस और अलग है। तो मेरे ऊपर जो टैक्स लगेगा, मान लो जैसे तुमने, अगर तुम पिछला बजट सुना हो, तो 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा मुझे। ठीक है, मान लो मेरी आय बिजनेस से, या बिजनेस से 10 लाख रुपए ही है, और मेरे को इंटरेस्ट की इनकम आती है, डिविडेंड की इनकम आती है, किराया आता है, 8-10 लाख रुपए की वो इनकम हो जाती है, 20 लाख रुपए इनकम होती है, मेरे को टैक्स देना पड़ता है। मैं क्या करूंगा? एसेट्स इनकम डिराइव करने वाली एचयूएफ में ट्रांसफर कर दूं। बिजनेस मैंने एचयूएफ के नीचे शिफ्ट कर दिया अपना। अब वो बिजनेस मेरा नहीं है, अब वो राजेश आहूजा का बिजनेस नहीं है, अब वो राजेश आहूजा एचयूएफ का बिजनेस है। तो अब राजेश आहूजा एचयूएफ का बिजनेस कितने रुपए कमा के दे रहा है? 10 लाख रुपए। एचयूएफ को इंडिविजुअल वाला ही टैक्स लगता है, यानी कि 12 लाख रुपए तक उसको कोई टैक्स नहीं देना। मेरे पास ब्याज की इनकम आती है, डिविडेंड की इनकम आती है, किराया आता है 10 लाख रुपए का, मेरे को भी कोई टैक्स नहीं देना। तो जो अदरवाइज 1.5-2 लाख रुपए का टैक्स जाता, एचयूएफ का पर्पस बस इतना सा रह गया अभी आज की डेट। लेकिन एचयूएफ क्रिएट करने के बाद अगर वो आप बच्चों के पास ऐसे छोड़ जाओ ना बंटवारा करने के लिए, तो वो फिर कलेश का घर बन जाती है। ठीक है, तो डेथ ऑफ मेंबर से बेटा, इस एचयूएफ के अंदर बेटा किसी नए मेंबर के पैदा होने से या डेथ की वजह से शेयर बदल सकता है। कोई नया मेंबर पैदा हो गया तो कल तक जो फैमिली के अंदर 10 मेल मेंबर थे, वहां पर 11 मेल मेंबर हो गए। तो शेयर पहले 1/10 था, अब शेयर 1/11 है। मान लो 1100 करोड़ की अगर संपत्ति है, तो पहले जहां पे सबको 110 करोड़ मिलते, अब वो वहां पे सबको 100 करोड़ मिलेंगे, सबके 10-10 करोड़ कम हो जाएंगे। तुम क्या सोचते हो, उस घर के अंदर जब बच्चा पैदा होता होगा तो लोग खुशी मनाते होंगे, अभी टेंशन लेते होंगे 10 करोड़ हो गए? फिर पुरानी फिल्मों के अंदर देखते नहीं थे, इसको ठिकाने लगा दो, इसको ठिकाने लगा दो। तुमको क्या लगता है परिवार के अंदर खून खराबा कहां से शुरू हुआ है? ये भी एक जड़ है उसमें से। ऑल द पार्टनर्स आर इक्वली एंटाइटल्ड टू टेक, पार्टनरशिप के अंदर तो ऐसे होता है, सारे सारे डिसीजन सारे पार्टनर मिलकर लेते हैं। फर्म के अंदर ऐसे नहीं होता, फर्म के अंदर सारा बिजनेस के टेक केयर कौन करता है? एल्डर मोस्ट मेंबर ऑफ द एचयूएफ।
एल्डर मोस्ट मेंबर ऑफ द HUF, यानी कि कर्ता, वो एक्सपायरी डेट वाले बाबू जी। सारा का सारा अधिकार सबके होते हैं, शेयर सबको, सारे मेंबर को मिलेगा, लेकिन जिम्मेदारी, लाइबिलिटी और डिसीजन लेने की पावर सिर्फ किसके पास होती है? कर्ता के पास। द राइट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ जॉइंट फैमिली बिजनेस जनरली वेस्ट इन द कर्ता, द गवर्निंग मेल मेंबर ऑफ फीमेल मेंबर ऑफ द फैमिली। तो पहले 2005 से पहले फीमेल्स को पार्टनर नहीं मानते थे, लेकिन अब है, दे नाउ एंजॉय इक्वल राइट। 2005 से पहले, 2005 के बाद अब वो है। इसमें भी जैसे जो करता होता है उसके भी आप पे कोई एजेंट उसी फैमिली में से काम कर सकते हैं या फैमिली से बाहर से उसके भी आप पे कोई काम कर सकते हैं। काम तो सारे एजेंट के रूप में ही करते हैं। एजेंट बोलते नहीं आप उनको, घर के मालिक यार वो करता तो जाता भी नहीं ना ऑफिस, समझो इस चीज को। उसके बच्चे जा रहे हैं ऑफिस, काम तो वही कर रहे हैं, बस बाबूजी के पास चेक ले जाओ साइन करवा लो, बाबूजी के पास कागज ले जाओ साइन करवा लो, बाबूजी साइन करेंगे, बाबूजी ही लायबल है। ये उसके भी आप पे अरे जो मर्जी करता रहे उसके भी, आप बता दो ना, डिसीजन कोई मर्जी लेता रहेगा, साइन तो बाबूजी की चलेगी। बाबूजी साइनिंग अथॉरिटी भी किसी और को दे सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बाबूजी की रहेगी उनकी। ठीक है, साइनिंग अथॉरिटी किसी और को देकर उसके गले में घंटी थोड़ी बांध दोगे कि भैया आपसे तो सारा जिम्मेदार तू, नहीं हो सकता। वो जिम्मेदारी बाबूजी की रहेगी, उसकी कर्ता की। कर्ता कौन होता है? जो कुछ नहीं करता, एल्डेस्ट मोस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, मेल और फीमेल। ओके सर, पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनर अपने काम से दूसरे पार्टनर को बाइंड कर सकता है कि नहीं? कर्ता कर सकता है सर। कर्ता कोई भी काम करेगा, डिसीजन तो उसी ने लेना है, सबके ऊपर प्रभाव पड़ेगा उसका। द कर्ता और मैनेजर हैज द अथॉरिटी टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर द फैमिली बिजनेस एंड द अदर मेंबर इन द फैमिली, उसमें भी कर सकते हैं। लाइबिलिटी क्या होती है सर? सारे पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। HUF के अंदर सारे मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर। उनका हिस्सा कितना है फर्म के अंदर, उतनी ही उनकी लाइबिलिटी होगी। कर्ता की लाइबिलिटी अपार है, अनलिमिटेड है, क्योंकि सारे डिसीजन उसी ने लिया ना। तो बाकी सारे मेंबर सिर्फ क्या बोलेंगे, देखो कितना मिलता है मेरे को यहाँ से, 100 करोड़, 100 करोड़ तक की लाइबिलिटी। ठीक है, तो इन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ओनली द लाइबिलिटी ऑफ द कर्ता इज अनलिमिटेड एंड द अदर को पार्टनर्स आर लाइबल ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फैमिली बिजनेस, जितना हिस्सा उनका बनता है। इसमें से उसके पास जो उस फैमिली से है 100 करोड़ की उसको वो मिली जो प्रॉफिट वगैरह सारे मिला उसकी लायबिलिटी 100 करोड़ की हो, लेकिन उससे एक्स्ट्रा उसको जो उसको प्रॉफिट वगैरह मिला उसको डिविडेंड वगैरह वो उससे अब उसके पैसे हो गए पर्सनल जो एसेट खरीदो उसमें काम ना। बता तो रहा हूँ, पर्सनल प्रॉपर्टी अलग, HUF प्रॉपर्टी। कॉलिंग फॉर अकाउंट्स ऑन क्लोजर, तो अब पार्टनर बेटा जब फर्म बंद हो रही है तो एक पार्टनर बाकी सारे पार्टनर्स के ऊपर सूट फाइल कर सकता है कि मुझे बुक्स दिखाओ, क्या बनाया तुमने खाते, कहां से प्रॉफिट निकाला इतना। इधर तुम बाबूजी के खिलाफ जा सकते हो। On the separation of joint family, a member is not entitled to ask for the accounts of the family business. पार्टनरशिप चलेगी बेटा, पार्टनरशिप एक्ट से, हिंदू अनडिवाइड, ये जो जॉइंट HUF बिजनेस चलता है बेटा, ये हिंदू सक्सेशन एक्ट से चलता है। किससे चलता है? हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू लॉ के हिसाब से चलता है। माइनर पार्टनरशिप के अंदर बेटा, माइनर को पार्टनर नहीं बना सकते, सब्जेक्ट टू सम कंडीशन बना सकते हैं, एक कंडीशन मिलेगी अपने बेनिफिट ऑफ द बेनिफिट द बेनिफिट्स ऑफ द फर्म। लेकिन HUF में तो बच्चा पैदा होते ही मेंबर है, उसके अंदर उसको कोई मेजोरिटी की एज अटेन नहीं करनी होती। फर्म बंद हो सकती है पार्टनर्स की डेथ की वजह से, इंसॉल्वेंसी की वजह से, HUF पर कोई फर्क नहीं पड़ता, HUF चलती रहती है। उसमें जैसे पढ़ने की माइनर के ऊपर लायबिलिटी वगैरह नहीं लगा सकते, इसमें भी हो सकता है। हाँ हाँ, माइनर में कोई लाइबिलिटी नहीं लगती भाई, किसी भी प्रकार की कोई लाइबिलिटी कभी भी नहीं लगा सकती। पर्सनल लाइबिलिटी की बात होती है, ध्यान रखना। अगर HUF से तुम बोलो सर HUF से इसको 100 करोड़ मिल रहे हैं, लेकिन क्या ये लाइबिलिटी में कोई 1 रुपया भी नहीं देगा? 100 करोड़ घर लेके चला जाएगा अकेला? नहीं, जितना मिल रहा होता है वो वहां तक तो सेट ऑफ मिलता ही है। पर्सनल लाइबिलिटी नहीं मिलती उसको, एक्स्ट्रा पैसे वो घर से कुछ अलग से नहीं लेके आएगा, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी लेकर के। नंबर ऑफ मेंबर पार्टनरशिप के अंदर 50, HUF के अंदर अनलिमिटेड, खानदान कितने लंबा हो सकता है भाई, चलता जाएगा वो तो, 4 पीढ़ियों तक चलना है। 4 पीढ़ियों में से 50 लोग थोड़ी होंगे। शेयर इन द बिजनेस,
In a partnership, each partner has a definite share by virtue of the agreement. Agreement में लिखा होता है पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी, 3:2:1। एचएफ के अंदर कुछ फिक्स नहीं होता। एक बंदे की डेथ हो गई, 10 लोग थे फैमिली में, एक बंदे की डेथ हो गई, तो कल से शेयर 1/9। एक और बच्चा पैदा हो गया, फिर से 1/10। एक बच्चा और पैदा हो गया फैमिली के अंदर, फिर 1/11। चलता रहेगा, वो चेंज होता रहेगा ऐसे। तो डायनेमिक है वहां पर आपका शेयर। इन एचएफ नो को पार्टनर हैज डेफिनेट शेयर। His interest is a fluctuating one. It is capable of being enlarged by death. तो डेथ की वजह से हिस्सा बढ़ भी सकता है। इन द फैमिली डिमिनिश्ड बाय बर्थ। इन द फैमिली घट भी सकता है किसी के पैदा होने की वजह से। बट हम बात करें टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप एंड टाइप्स ऑफ पार्टनर, ये दो टॉपिक आखिरी टॉपिक है बेटा यूनिट के। तो टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप के अंदर मेजरली हमारे पास जो फर्म्स हैं बेटा वो है पर्टिकुलर पार्टनरशिप, ठीक है, और जनरल पार्टनरशिप। एक होती है बेटा पार्टनरशिप एट विल और एक होती है पार्टनरशिप फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड और अंडरटेकिंग भी हो सकती है। तो पहले तो पार्टनरशिप एट विल क्या है सर, इसको दो छोड़ दो, पर्टिकुलर और जनरल का कुछ मतलब नहीं बेटा। पर्टिकुलर जो किसी एक एक्ट के लिए बनाई जाती है, जनरल जो किसी भी एक्ट के अंदर हो सकती है, कोई भी काम कर सकते हैं। फिलहाल जो मेजर हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो ये दोनों, पार्टनरशिप एट विल और पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। और पर्टिकुलर पार्टनरशिप का मतलब होता है जो स्पेसिफिक किसी एक टास्क को पूरा करने के लिए बनाई है, जिसको बोलते हैं पार्टनरशिप फॉर अ पर्टिकुलर वेंचर। पार्टनरशिप फॉर अ पर्टिकुलर वेंचर, एक काम करना था, उस काम को जैसे पूरा कर देंगे पार्टनरशिप बंद हो गई। तो पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड पीरियड क्या होता है, जब आपने पार्टनरशिप बनाई तो उस समय आपने डिसाइड कर लिया कि ये फर्म 5 दिन 5 साल के लिए चलाएगी, 5 साल बाद ये फर्म ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी, ठीक है। तो वो होगी पार्टनरशिप फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, फिक्स्ड पीरियड। दूसरी होती है पार्टनरशिप फॉर अ पर्टिकुलर वेंचर, एक पर्टिकुलर काम के लिए बनाई। जैसे मान लो दो मूवी डायरेक्टर हैं, दोनों ने मिलकर डिसाइड करा कि एक मूवी हम बनाएंगे, मिलकर प्रॉफिट आएगा बांटेंगे, तो जैसी मूवी कंप्लीट हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी, प्रॉफिट वॉफिट बांटेंगे, फिर काम खत्म। पार्टनरशिप फॉर अ पर्टिकुलर वेंचर। मेला लग रहा है, मेले में दोनों लोग मिलकर दुकान लगाएंगे, मेला तो खत्म हो जाएगा 4-5 दिन में, बस फिर हो गया पर्टिकुलर वेंचर कंप्लीट। तो जैसे ही वो वेंचर कंप्लीट होगा आपकी फर्म बंद हो जानी चाहिए। लेकिन इन दोनों केसेस में, चाहे वो फिक्स्ड पीरियड है 5 साल, चाहे वो पर्टिकुलर वेंचर है, मेला या फिर मूवी, उसके बाद भी आप चाहो तो अपनी फर्म को आगे कंटिन्यू कर सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो। आपको मजा आ रहा है, 5 साल में कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ, अच्छे प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है यार आगे भी चलने दो, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, आपने टर्म्स एंड कंडीशन में कोई चेंज नहीं करा, तो आगे चलता रहेगा। आपने मेले में दुकान लगाई, आपको पता चला यहाँ से मेला खत्म होगा, आगे जाएगा दूसरे शहर में, अरे चल वहां पे भी चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चलो भाई। तो आप अपनी पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड पीरियड को पार्टनरशिप फॉर अ पर्टिकुलर वेंचर को कन्वर्ट कर सकते हो पार्टनरशिप एट विल में। सर पार्टनरशिप एट विल क्या होता है, पार्टनरशिप एट विल जिसके बंद होने का कोई समय निर्धारित नहीं किया, ना कोई इवेंट बताए कि ऐसा हो जाएगा तो बंद कर देंगे, ये डेट आ जाएगी तो बंद कर देंगे, ऐसा कोई इवेंट और कोई समय नहीं बताया, तो वो क्या है, पार्टनरशिप एट विल। तो पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड पीरियड, पार्टनरशिप फॉर अ पर्टिकुलर वेंचर कन्वर्ट की जा सकती है फ्यूचर में पार्टनरशिप फॉर अ पार्टनरशिप एट विल। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं बेटा, कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड पीरियड में और वेंचर में तो एप्लीकेबल होते हैं, लेकिन पार्टनरशिप एट विल पे वो नहीं चलते। जैसे आपने पार्टनरशिप फर्म बनाई 5 साल के लिए, तो कोई भी पार्टनर 5 साल से पहले अगर छोड़ के जाना चाहता है तो उसको दूसरे पार्टनर से परमिशन लेनी पड़ेगी, ऐसे कैसे छोड़ के चला जाएगा, 5 साल का वादा है हमारा। लेकिन पार्टनरशिप एट विल, विल मतलब इच्छा, जब इच्छा करेगी तब छोड़ के जा सकता, उसको पूछना नहीं पड़ता। पार्टनरशिप एट विल में सिर्फ उसको नोटिस देना पड़ता कि भाई मैं जा रहा हूं, फर्म तुम्हें मुबारक। लेकिन अभी पहले आपकी फर्म कौन सी थी, पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड पीरियड थी, जिसके अंदर रूल क्या चल रहे थे कि कोई भी पार्टनर अगर छोड़ के जाएगा तो वो बाकी सारे सभी पार्टनर से परमिशन लेके जाएगा। तो ये रूल है, सही रूल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि अपनी मर्जी से छोड़ के जा नहीं सकते उस वाली फर्म को। 5 साल बीत गए, फर्म बहुत बढ़िया चल रही थी, कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ, प्रॉफिट अच्छे आ रहे थे, उन्होंने बोला आगे भी चलाते हैं। अब वो क्या बन गई फर्म, पार्टनरशिप एट विल बन गई। लेकिन आपकी पार्टनरशिप डीड में यानी कि आपके एग्रीमेंट में तो क्या लिखा हुआ है कि कोई भी पार्टनर जाएगा हमसे पूछ के जाएगा, सभी पार्टनर से पूछे बिना जा नहीं सकता। लेकिन क्या पार्टनरशिप एट विल के अंदर ये बात वैलिड है, पहले तो वैलिड थी पार्टनरशिप फॉर फिक्स्ड पीरियड में, लेकिन पार्टनरशिप एट विल के अंदर ये बात वैलिड नहीं है। तो क्या अगर आपने डीड में से वो बात नहीं हटाई तो क्या वो बात आगे लगी रहेगी उसके अंदर, नहीं। तो अगर आपने अपनी टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर कोई चेंज नहीं करा तो पुरानी वाली टर्म्स एंड कंडीशन चलती रहेगी इन दोनों केसेस के अंदर, फिक्स्ड पीरियड वाले में, पर्टिकुलर वेंचर वाले केस में बाद में भी लगती रहेगी, प्रोवाइडेड वो इनकंसिस्टेंट ना हो। कौन से प्रोविजन के साथ इनकंसिस्टेंट ना हो, पार्टनरशिप एट विल के प्रोविजन के साथ इनकंसिस्टेंट नहीं हो। इनकंसिस्टेंट मतलब विरुद्ध,
पार्टनरशिप एट विल का प्रोविजन क्या बोलता है कि बिना पूछे जा सकते। फिक्स पीरियड में आपने क्या लिखा हुआ है, पूछ के जाना पड़ेगा, तो ये तो अगेंस्ट हो गए। और अगर आपने पार्टनरशिप एट विल में कन्वर्ट कर लिया और डीड में कोई चेंज नहीं करा, तो फिर अब आपका वो जो आपने प्रोविजन डाला हुआ था पूछ के जाने वाला, अब वो नल है, अब उसका कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि वो इनकंसिस्टेंट है विद द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एट विल। समझ में आ रही है बात? तो पार्टनरशिप एट विल कौन सी होती है सर? पार्टनरशिप एट विल का मतलब है वो फर्म जब उसके बंद होने का कोई समय नहीं बताया गया है, या कोई ऐसा इवेंट भी नहीं बताया कि फर्म को हम कब बंद करेंगे। देयर इज नो प्रोविजन मेड एज टू द डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, कब फर्म कंक्लूड होगी, कब बंद होगी, कब क्लोज होगी, ऐसा कोई इवेंट आपने बताया नहीं है। These two conditions must be satisfied before a partnership can be regarded as partnership at will. But where there is an agreement between the parties, either for the duration of the partnership, यहाँ पर आपने टाइम पीरियड बता दिया है कि 5 साल तक फर्म चलेगी, और फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप की ये वाला काम खत्म हो जाएगा तो फिर हम अपनी फर्म को बंद कर देंगे। द पार्टनरशिप इज नॉट पार्टनरशिप एट विल। तो अगर आपने अपनी डीड में बताया कि 5 साल के लिए फर्म है, ये वाला काम खत्म करने के बाद फर्म को बंद कर देंगे, तो आपकी फर्म पार्टनरशिप एट विल नहीं है। तो फिर क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड पीरियड or partnership for a particular venture, where the partnership entered into for a fixed term is continued। फिक्स टर्म के लिए बनाई तो थी, बट कंटिन्यू कर रहे हो आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ सच टर्म, इट इज टू बी ट्रीटेड एज हैविंग बिकम पार्टनरशिप एट विल। तो अगर 5 साल के बाद 6ठे साल में भी चलाना चाहते हैं तो वो पार्टनरशिप एट विल है। ए पार्टनरशिप at will may be dissolved by any partner by giving notice in writing to all the other partners for his intention to dissolve the same। छोड़ के भी जा सकता है, बंद भी करवा सकता है पूरी फर्म। पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड क्या होती है सर? जिसके अंदर टाइम पीरियड बताया गया कि कब बंद होगी, where a provision is made by the contract of the duration of for the duration of the partnership। The partnership is called partnership for a fixed period। It is a partnership created for a particular period of time। Such partnership comes to an end on the expiry of such a fixed period। लेकिन अगर आप आगे चलाते हो तो पार्टनरशिप एट विल में कन्वर्ट हो जाएगी। रूल अगर आपने डीड में कोई चेंज नहीं करा तो एज इट इज चलती रहेगी, बट प्रोविजन अगर इनकंसिस्टेंट हो गए तो पार्टनरशिप एट विल वाले अप्लाई होंगे, फिक्स्ड पीरियड वाले अप्लाई नहीं। सर जो पार्टनर है उसमें से एट विल पे चल गया और एक छोड़ के जाना चाहता है, उसमें नौकरी चला तो वो डिसॉल्व हो जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि तो एक पार्टनर अकेला तो फर्म चला नहीं सकता ना। लेकिन सर वो उससे टाइम मांग सकता है कि मुझे फर्म नहीं, चलानी है। दूसरे पार्टनर के पास मौका होता है 6 महीने का, ऑटोमेटिकली वो नया पार्टनर ला सकता है, तो टाइम मांगने की जरूरत नहीं होती, लॉ में है। पर्टिकुलर पार्टनरशिप, पार्टनरशिप जहां पे स्पेसिफाइड टास्क करना है, पर्टिकुलर एडवेंचर बोलते हैं उसको। A partnership may be organized for a precaution prosecution, sorry, of a single adventure as well as for the conduct of a continuous business। तो अगर आपने किसी टास्क को पूरा करने के लिए फर्म बनाई है तो आप बना सकते हो। Where a person becomes a partner with another person in any particular adventure or undertaking is called the partnership is called particular partnership। दूसरा नाम मैंने क्या बताया था? पार्टनरशिप फॉर अ पर्टिकुलर वेंचर। A partnership constitute for a single adventure or undertaking is subject to any agreement dissolved by the completion of the adventure or undertaking। तो बेटा फर्म आपकी बंद हो जाएगी जैसे ही वो अंडरटेकिंग, वो एडवेंचर आपका कंप्लीट हो जाए। लेकिन अगर आप उसके बाद उसको चलाते रहो तो, हाँ जी, अगर उसके बाद भी उसको चलाते रहे तो वो पार्टनरशिप एट विल में कन्वर्ट हो। जनरल पार्टनरशिप है बेटा, ये पर्टिकुलर पार्टनरशिप से अलग है, ये किसी एक टास्क के लिए नहीं है, इस पे कितने भी टास्क कर सकते हो, अलग अलग तरीके के कर सकते हो, कॉन्टिन्यूशन में कभी भी चल सकती है। तो लगभग लगभग ये पार्टनरशिप एट विल का ही ऑप्शन मौका है। ठीक है, इसमें बिजनेस कोई भी कैरी ऑन किया जा सकता है। पार्टनरशिप डीड क्या है बेटा? पार्टनरशिप जो हम बनाते हैं वो एग्रीमेंट से बनाते हैं। एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, लेकिन अगर आपने अपनी एग्रीमेंट की जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो आपने लिखित में ले ली है, लिख ली है, पार्टनर ने उसमें साइन कर दिया, तो उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। क्या बोलते हैं उसको? पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड के अंदर सर क्या क्या आता है? फर्म का नाम, पार्टनर का नाम, पार्टनर का एड्रेस, उनके उनके ऑक्यूपेशन, इसके अलावा वो क्या क्या काम करते हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, बिजनेस किस तरीके का करेंगे, कहाँ कहाँ पर और ऑफिस खोलेंगे, रेम्यूनरेशन किसी पार्टनर को मिलेगी या नहीं मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होगा, पार्टनर छोड़ के कब जा सकते हैं, क्या परमिशन होगी, पार्टनर को एडमिट करने के क्या रूल्स होंगे, आप सारी बातें उसके अंदर लिख दो। ठीक है, तो ये सारी बातें हम उसके अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, एक पार्टनरशिप डीड दिखाता हूँ तुमको। तो अब हमने पार्टनरशिप डीड हमने देखी,
और पार्टनरशिप डीड के अंदर प्रोविजन देखिए सारे सारे यही की ये बातें उसमें लिखी गई है। फर्म कैसे बंद हो सकती है, कब कौन सा पार्टनर जा सकता है, क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, क्या रेम्युनरेशन होगी, सारी बातें उसमें लिखी जाए। अब टाइप्स ऑफ पार्टनर, बेटा मैं ऊपर से नाम के साथ आपको सारी एक्सप्लेनेशन दूंगा, आप इसको घर पे जाकर के अच्छे डिटेल में रीड करेंगे। एक्टिव पार्टनर कौन होता है सर? जो डे टू डे एक्टिविटीज में लगातार बिजनेस में पार्टिसिपेट करता है, सारे के सारे आपके वेंडर कस्टमर उसको जानते हैं, है कि नहीं? एक्टिव पार्टनर जो आपके बिजनेस को टेक केयर कर रहा है, डे टू डे एक्टिविटीज को संभाल रहा है। अब सभी कस्टमर और सभी वेंडर उसको जानते हैं, सभी प्रकार के बिजनेस की ट्रांजेक्शन के लिए भी वो लायबल है। हर पार्टनर लायबल होता है, ये भी लायबल है। जब ये फर्म छोड़ के जाएगा, क्योंकि सभी लोग इसी एक्टिव पार्टनर के साथ डीलिंग करते हैं, लगातार बिजनेस में वही डील कर रहा है, तो उसको ना अपनी रिटायरमेंट का नोटिस देना कंपलसरी होता है कि अगर वो फर्म छोड़ के जा रहा है तो वो पब्लिक नोटिस दे कि मैं इस फर्म को छोड़ के जा रहा हूं। अगर वो ऐसा करने में फेल हो जाता है तो जब तक वो पब्लिक नोटिस नहीं देगा रिटायरमेंट का, तब तक उसको फर्म का पार्टनर माना जाएगा। यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने उस ऐसा मानते हुए कि ये मिस्टर ए रिटायर नहीं हुए हैं और कोई बात नहीं, ए बैठा है ना, मेरा पैसा सुरक्षित है, इस भरोसे पे उसने फर्म को कोई कर्जा वर्जा दे दिया, तो उस कर्जे के लिए फिर ए भी लायबल है, क्योंकि ए रिटायर तो हुआ था लेकिन उसने रिटायरमेंट का नोटिस नहीं दिया था। ऐसे पार्टनर को बोलते हैं पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। आगे हम पढ़ेंगे, जो आखिरी पॉइंट लिखा हुआ है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। तो ये वो व्यक्ति है जो हमारी फर्म का पार्टनर अब तो है तो नहीं, लेकिन रिटायर हो रहा था और इसने नोटिस नहीं दिया। या फिर पार्टनर बाय स्टॉपल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? जो एक्चुअल में पार्टनर है नहीं। पिछली क्लास के अंदर हमने जब सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कंप्लीट किया था तो हमने देखा था एक व्यक्ति जो गुड्स का मालिक नहीं है, वो दूसरे व्यक्ति को बताता है कि मैं मालिक, मालिक के सामने बताता है, मालिक उसको रोकता नहीं, फिर वो माल बेच देता है। तो फिर हम उसको बोलते हैं तूने पहले क्यों नहीं बोला, अब तेरे पास बोलने का अधिकार नहीं है। ऐसे यहाँ पर अगर एक व्यक्ति अपने आप को फर्म का पार्टनर रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर कोई व्यक्ति उसको फर्म का पार्टनर रिप्रेजेंट कर रहा है और व्यक्ति मना नहीं कर रहा है कि मैं पार्टनर नहीं हूं, सामने वाला व्यक्ति, मान लो ए और बी की पार्टनरशिप फर्म है, सी वहां पर बस बैठा है, एक थर्ड पार्टी आती है फर्म को लोन देने के लिए, मिस्टर सी आप यहाँ पे कैसे? ए ने बोला अरे भाई हमारा साथ में ही बैठता है, हमारे लोग, हमारा ही काम है। उसको भी लग रहा है पार्टनर ही है, ठीक है, फिर आप भी पार्टनर होते हैं, उसने मना नहीं करा सी, तो अब उसके बाद मना करने का ऑप्शन भी नहीं है, उसने हमारे को लोन देना था, थर्ड पार्टी ने इस बात के भरोसे में लोन दे दिया कि सी हमारा पार्टनर है, और सी ने उस समय मना नहीं करा, अब सी को बाद में मना करने का अधिकार भी नहीं है। ये दोनों लोग, चाहे वो रिटायरिंग पार्टनर जिसने नोटिस नहीं दिया, चाहे वो व्यक्ति जो पार्टनर की तरह अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा था, या फिर कोई और रिप्रेजेंट कर रहा था और मना नहीं कर रहा था, वो व्यक्ति, दोनों के दोनों यहां पर कवर्ड हो जाते बेटा पार्टनर बाय होल्डिंग आउट और पार्टनर बाय स्टॉपल। ठीक है, तो फिलहाल एक्टिव पार्टनर कौन होता है सर? जो डे टू डे एक्टिविटीज के अंदर रेगुलर काम करता है, सभी लोगों के साथ डील करता है, कस्टमर और वेंडर उसको अच्छे से जानते हैं, वो सभी पार्टनर सभी कामों के लिए लायबल भी होता है, रिटायरमेंट के पर उसको अपना नोटिस भी देना पड़ेगा। अब नॉमिनल पार्टनर कौन होता है बेटा? नॉमिनल से पहले अपने को चाहिए स्लीपिंग पार्टनर। आ जाओ, और ये 5वां नंबर पे जो लिखा हुआ स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर वो है जो फर्म का पार्टनर है बट डे टू डे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करता, रेगुलर एक्टिविटीज को अटेंड नहीं करता, बिजनेस को अटेंड नहीं करता, वो तो कोई उसको जानता भी नहीं, ना कस्टमर ना सप्लायर। क्या वो फर्म के सभी कामों के लिए लायबल है? यस, पर पार्टनर तो है ही, तो लायबल तो रहेगा ही, लायबल कैसे नहीं रहेगा? लेकिन क्या उसको अपनी रिटायरमेंट का नोटिस देना कंपलसरी होना चाहिए? लोग उसको जानते ही नहीं, किसी को पता ही नहीं है कि मिस्टर डी भी कभी हमारे पार्टनर थे। तो जब उनको पता ही नहीं कि डी पार्टनर था, डी के साथ उन्होंने कभी कोई डीलिंग भी नहीं करी है, तो डी को अपनी रिटायरमेंट का नोटिस देने की भी आवश्यकता नहीं है। दे देगा तो कोई दिक्कत भी नहीं है, लेकिन देना कंपलसरी नहीं। फिर हमारे पास आता है बेटा नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर वो होता है जिसको उसके नाम और गुडविल की वजह से पार्टनर बनाया जाता है, उसका हमारे बिजनेस में ही कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, अब मान लो एमएस धोनी का एक दोस्त है जिसकी स्पोर्ट्स शॉप है, मूवी अगर देखी हो तो तुमको पता हो, तो एमएस धोनी के दोस्त की दुकान है जहां पर वो स्पोर्ट्स गुड्स को डील करता है। आजकल एमएस धोनी नेट प्रैक्टिस में उसी का बैट यूज करता है, लास्ट सीजन है ना आईपीएल का, तो उसी का बैट वो यूज कर रहा है, प्राइम स्पोर्ट्स नाम के। तो अगर वो व्यक्ति बोले एमएस धोनी को, भाई धोनी भाई मेरी फर्म का पार्टनर बनना पड़ेगा, क्या वो धोनी से कैपिटल लेना चाहता है? नो। क्या वो धोनी उसके प्रॉफिट में इंटरेस्टेड है? नो। क्या धोनी उसके बिजनेस में इंटरेस्टेड है? नो। लेकिन फिर भी धोनी बोलता है ठीक है मैं तेरा पार्टनर, बस कर ले जो मार्केटिंग करनी है। वो बड़ा बड़ा बोर्ड लगा रहा है, पार्टनर ऑफ एमएस धोनी की फोटो चिपका रहा है, सारे लोग विश्वास करें, धोनी की क्रेडिबिलिटी है। वो लोन लेने भी जाएगा, बैंक वाले भाग भाग के देंगे, एमएस धोनी पार्टनर है फर्म का, फर्म के पार्टनर की लायबिलिटी तो वैसे ही लिमिटेड होती है। सर जो एमएस धोनी तो गुडविल है। तो अब वो अपनी गुडविल के चक्कर के अंदर हमने उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी हाई क्रेडिबिलिटी के चक्कर में हमने उसको क्या बना लिया वहां पर? पार्टनर बना। अब वो पार्टनर है तो वो फर्म के सभी थर्ड पार्टीज के लिए लायबल भी है।
क्योंकि उसके नाम से तो फ्रेम बना रहा हूं मैं अपनी फर्म की, उसी के नाम से मार्केट कर रहा हूं कि धोनी की फर्म है। तो धोनी भैया थर्ड पार्टी के लिए लायबल भी है। धोनी फर्म को नॉमिनल कैपिटल देगा, उसके हमारी फर्म के अंदर मेरे को उसकी कैपिटल में इंटरेस्ट भी नहीं, मेरे को तो उसके नाम में इंटरेस्ट। धोनी फर्म से नॉमिनल प्रॉफिट शेयर करेगा, ये लाइन लिखनी है तुमको, ध्यान रखना। नॉमिनल पार्टनर नॉमिनल प्रॉफिट शेयर करेगा, पर मैं तुमको दिखाता हूं यहां पर क्या लिखा हुआ। नॉमिनल पार्टनर प्रॉफिट शेयर नहीं करेगा, कैसे पार्टनर बन जाएगा फिर वो? हीरा, ही इज नॉट एंटाइटल टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। ये क्या मतलब वो इस बात? कैपिटल नहीं इन्वेस्ट करेगा, एक बात को पॉइंट को वो मान लेते हैं, लेकिन ही विल शेयर नॉमिनल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द फर्म। ठीक है जी, ध्यान। शेयर नहीं करेगा तो प्रॉफिट बनेगा ही नहीं। तुमने अभी पीछे टेस्ट पढ़ा था, तो तुम 1.3 टॉपिक की हम बात कर रहे थे, तुमने वो रीड किया था, उसके अंदर वहां पे लिखा प्रॉफिट शेयरिंग इज कंपलसरी, पढ़ा था। तो अगर प्रॉफिट शेयर करेगा ही नहीं तो फिर पार्टनर बनेगा कैसे? तो प्रॉफिट तो उसको शेयर करना है भैया। थर्ड पार्टी के लिए लायबल भी होगा, रिटायरमेंट का नोटिस भी देना पड़ेगा, सारी चीजें। कैपिटल नॉमिनल या नहीं लगाएगा, प्रॉफिट तो शेयर करेगा, नॉमिनल शेयर करेगा। उसको सर फिर पार्टनर बनाया क्यों जब उसको आपके धंधे में इंटरेस्ट नहीं है, कैपिटल लगा रहा नहीं है, अगला प्रॉफिट भी तरह सा ले रहा है, उसकी सिर्फ हाई स्टेटस, गुडविल और क्रेडिबिलिटी की वजह से वो मेरे बिजनेस को प्रमोट करने में हेल्प करे, दैट्स इट, और कोई पर्पस नहीं। आउटगोइंग पार्टनर, जो आपकी एग्जिस्टिंग फर्म में से पार्टनर जा रहा है रिटायरमेंट की वजह से, ठीक है। और आपका इनकमिंग पार्टनर, जो आपके एग्जिस्टिंग फर्म में पार्टनर नया आ रहा है। सर, रिटायरिंग पार्टनर क्या फर्म के कामों के लिए रिटायरमेंट के बाद लायबल हो सकता है? हाँ, अगर रिटायरिंग पार्टनर एक्टिव पार्टनर है और उसने अपनी रिटायरमेंट का नोटिस नहीं दिया तो लायबल हो सकता है। नहीं तो नॉर्मल रूल क्या है कि एक रिटायरिंग पार्टनर जिस दिन से आपकी फर्म से रिटायर हो गया उस दिन के बाद के किसी भी काम के लिए लायबल नहीं होगा, उस दिन से पहले के हर काम के लिए लायबल होगा। ठीक है। ऐसे ही इनकमिंग पार्टनर, सर नया पार्टनर आज मान लो 15-16 अप्रैल को हमारे पास आता है, तो उस दिन से एडमिट हुआ, तो क्या वो पहले के काम के लिए लायबल हो सकता है? नो। क्या आने के बाद के हर काम के लिए लायबल होगा? यस। अब इसके एक्सेप्शन क्या है? सर, क्या हम नए पार्टनर को पुराने काम के लिए लायबल कर सकते हैं? उसका एक तरीका है, नए पार्टनर से कंसेंट लेनी पड़ेगी, यानी कि डीड में ये बात मेंशन करनी पड़ेगी। साथ में जो भी आपके क्रेडिटर्स हैं, जिनको भी आपने रकम चुकानी है, जिनसे पैसे लेने हैं, उनको आप नोटिस दोगे कि प्लीज डिस्चार्ज द ओल्ड फर्म, जिसमें ए और बी पार्टनर थे, उस फर्म को क्या कर दें? डिस्चार्ज कर दें, और नई फर्म जिसमें कौन है, साथ में सी भी है, उसको लायबल कर लें। तब सी पुराने काम के लिए भी लायबल हो जाए। ऐसे ही जो रिटायरिंग पार्टनर है, वो आज रिटायर हो रहा है, लेकिन वो रिटायरमेंट के बाद के तो किसी काम के लिए लायबल नहीं होता, क्या उसको पुराने काम के लिए लायबल किया जा सकता है? तो पुराने काम की भी लायबिलिटी उसकी हटाई जा सकती है। लायबल तो होता ही है पुराने काम के लिए, क्या उसकी लायबिलिटी हटाई जा सकती है? सेम प्रोसेस। सभी अपने वेंडर्स को, अपने सप्लायर्स को क्या बोलो? पुरानी फर्म को डिस्चार्ज कर दें और नई फर्म को लायबल कर दें। ठीक है, वैसा हो सकता है। बीच में रह गया बेटा हमारे पास एक सब पार्टनर, पार्टनर का पार्टनर, सब पार्टनर। जैसे ए बी और सी की फर्म थी, सी ने गांव से अपने भाई को डी को भी बुला लिया, ए और बी को बोलते हैं डी को भी पार्टनर बना लो। ए और बी मना कर देते, नहीं भाई 3 पार्टनर होते हैं, चौथा कोई पार्टनर आएगा नहीं। डी को सी ने क्या बोला, भाई कोई बात नहीं, 30 लाख रुपए कैपिटल के मेरे को दे, मेरे प्रॉफिट का आधा हिस्सा तेरा। अब एक्चुअल फर्म में तो कितने पार्टनर है? 3, ए बी और सी। अब सी अपने हिस्से में से आधा हिस्सा किसको देगा? डी को देगा। तो क्या डी का फर्म के अगेंस्ट कोई अधिकार है क्या? डी का फर्म में कोई अधिकार है क्या? डी फर्म के बिजनेस में आके पार्टिसिपेट कर सकता है? नहीं कर सकता। क्या डी फर्म के काम के लिए लायबल है? नो। डी का अधिकार सिर्फ सी के अगेंस्ट है, उसका हमारी फर्म से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, उसको बोलते हैं हम सब पार्टनर। पार्टनर का पार्टनर, सब पार्टनर, जिसका हमारी फर्म में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसका अधिकार सिर्फ किसके अगेंस्ट है? कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टनर के अगेंस्ट। एक्टिव हो गया, नॉमिनल हो गया, सब पार्टनर हो गया, आउटगोइंग हो गया, स्लीपिंग हो गया, पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, तो शुरू से ही पूछ रहे हैं ऐसा पार्टनर जो सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सेदार होगा, लॉस में हिस्सेदार नहीं होगा। गारंटीड पार्टनर भी हो सकता है इसके अंदर पार्ट, कि प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस नहीं, प्रॉफिट नहीं भी होगा ना तो भी उसको प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा ही मिलेगा। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट के अंदर दो लोग आते हैं, एक आपका एक्टिव पार्टनर जो रिटायर हुआ, उसने नोटिस नहीं दिया, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो पार्टनर नहीं है बट अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है,
या फिर उसको कोई और व्यक्ति रिप्रेजेंट कर रहा है और वो मना भी नहीं कर रहा कि मैं पार्टनर नहीं हूं, तो पहले तो बड़ा खुश हो रहा है, अरे वाह इतनी बढ़िया फर्म का पार्टनर मिल रहा है मेरे को, मजा आ गया उसको। ठीक है, और फर्म ने उसके लिए उस फर्म ने लोन लिया है, तो जिस व्यक्ति ने ऐसा भरोसा किया है कि ये पार्टनर है, उस लोन के लिए वो व्यक्ति लायबल हो जाएगा, बेशक वो फर्म का पार्टनर नहीं है, बट वो लायबल हो जाएगा पार्टनर बाय स्टॉपल के नाम से। अब सर जैसे नॉमिनल वाला बताया आपने,